प्रेयर शुरू करते हैं। हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखें धीरे से बंद। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम प्रतिज्ञा करते हैं, मैं आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं पहले ही अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मैं विश्व में योगा की पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। हाथों की ध्यान मुद्रा छोड़िए, आंखें धीरे से खोल सकते हैं। हरिओम। हाँ, थैंक यू संध्या जी। कल हमारा टॉपिक क्या था, डिस्कस कर रहे थे टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स के बारे में ना। यस हेलो, मैम। कल का जी थोड़ा मैम। सा रिवीजन करेंगे। ठीक है, कल का मैं एक बार फिर से डिस्कस करती हूँ। हाँ, और मिस हुआ था। आपको टाइप टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स के बारे में अभी पढ़ाऊंगी। कल कुछ लोग ये सोच रहे थे कि अगर ये एरर्स होता है तो रिसर्च में फिर आगे कैसे होता है, कैसे एरर्स होता है, रिसर्च सब्जेक्टिव होता है तो फिर रिजल्ट पे इम्पैक्ट होता होगा। देखिए क्या होता है, ये एरर्स है, ठीक है। इसको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये टेस्ट होता है जब हम रिसर्च करते हैं ना, तो दो ही तरह के एरर हो सकते हैं, या नहीं तो ओवर एस्टिमेशन या नहीं तो अंडर एस्टिमेशन, ठीक है। ये दो तरह के एरर की चेकिंग होती है, हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट कैसे करते हैं? स्टैटिस्टिकल टूल से, या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं उसका। तो ये जो ओवर एस्टिमेशन है, अंडर एस्टिमेशन है, वो एक मींस रिसर्च में कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से उसको हम चेक करते हैं, फिर उसको आगे प्रोसेस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी है। तो जो भी आपका एरर है, देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है। तो हमेशा हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, ठीक है, और टेस्ट करके इसको करेक्ट करते हैं। इसीलिए इसको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बोला गया है, इस टॉपिक को जो हम पढ़ रहे हैं अभी, टाइप 1 और टाइप 2 एरर। ऐसा नहीं है कि टाइप 1 एरर हो रहा है तो वो रह ही रहा है रिसर्च में, ऐसा नहीं है। उसको टेस्ट करके उसको फिर से हमको करेक्ट करना होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से। क्लियर है सभी को? मैम तो ये तो फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अगर मैं पहुंच रही हूँ तो मेरा तो प्रोसेस काफी आगे जा चुका होगा, फिर से मुझे रिवर्स आना पड़ेगा। देखिए जो अभी ये आप पढ़ रही है ना, इसमें आपका डेटा कलेक्शन ये फेज 2 हो चुका है, अभी आप फेज 3 में है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको टाइप 1 टाइप 2 एरर्स क्या है इसके बारे में जानिए। आपके सिलेबस में भी यही है। ये कैसे होता है, कैसे लगाते हैं, कैसे करेक्ट करते हैं, ये भी मैं बताऊंगी। लेकिन अभी आपको सिर्फ टाइप 1 और टाइप 2 एरर जाना है कि अल्फा और बीटा एरर क्या होता है, ठीक है। ये सारे रिसर्च में करीब करीब होता है आपका अल्फा और बीटा एरर। चाहे तो ओवर एस्टिमेशन हो जाता है, चाहे तो अंडर एस्टिमेशन हो जाता है। तो फिर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से इसको जो है सही करते हैं, फिर ये आगे प्रोसेस होता है। तो आपका फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, फेज 2 कंप्लीट हो चुका है, ये फेज 3 का काम कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो इसको जो है हम आज टाइप 1 टाइप 2 को फिर से एक बार डिस्कस करके इसको यहाँ पे ओवर करेंगे। जब हम फेज 3 में आएंगे ना दोबारा से, अभी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सेंट्रल थ्योरम बचा हुआ है, मीन मीडियन मोड, कटोसिस और ये सब चीज, बहुत सारी चीजें पढ़नी है अभी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। जब हम उस समय पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीज फिर से डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप जानिए कि एरर्स क्या होता है, टाइप 1 एरर में क्या होता है, टाइप 2 एरर्स में क्या होता है, ठीक है। जब एनालिसिस का पार्ट हम पढ़ेंगे, जब स्टैटिस्टिकल, जब फेज 3 में हम जाएंगे, तो उस समय ये सारी चीजों को क्लियर करेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी हम फेज 1 फेज 2 को कंप्लीट कर ले, फिर फेज 3 में जाए, ठीक है। ठीक है ना, सभी को क्लियर है ना ये चीज? सुन यस ठीक है, अभी आप फिलहाल बस
कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या है, बस इसको समझिए। फिर जब हम, ताकि आपको बस इतना पता हो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं, किसके ऊपर करते हैं, कौन सा हाइपोथेसिस आपका होता है, कौन सा आप टेस्टिंग में करती हैं, जो कल हम लोगों ने जो सारी चीजें डिस्कस की थी। ठीक है सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इसको एक बार फिर से डिस्कस कर ले जो कल हमने डिस्कस किया था। जी मैम। स्लाइड्स मिल गए हैं सभी को? स्लाइड्स में कल भेज दी थी, राहुल जी के साथ शेयर कर ली थी कि मैं ये ग्रुप पे डालने के लिए। शायद नहीं आया मैम स्लाइड। ठीक है, आज एक बार मैं फिर से करवा दूंगी रिमाइंड स्लाइड। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे जो हम लोग ये प्रोसेस में हम लोग फेज 3 में है। ठीक है, ये जो एनालिसिस करते हैं, मान लीजिए कि मैं रिसर्च कर रही हूँ और मेरे से गलती हो गई, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसका एनालिसिस होना चाहिए ना, कि डेटा कलेक्शन तो हो गया। ठीक है, उस चीज में अगर कुछ हमारे रिसर्च में गलती होती है या कुछ भी हम ओवर एस्टिमेशन या अंडर एस्टिमेशन, क्योंकि हम हाइपोथेसिस ही तो चेक करते हैं ना कि मेरा हाइपोथेसिस सही है या गलत है, यही होता है ना। ठीक है, या नहीं तो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं तो रिजेक्ट होगा। तो हम लोग अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो फेज 3 की है, तो अभी मैं बस जो कल पढ़ाई थी उतना ही पढ़ाऊंगी। उसके बाद बहुत सारी चीज है जिसको उसको क्लियर करने के बाद फिर हम फेज 3 में आएंगे। ठीक है? ओके मैम। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने जो आपसे स्लाइड शेयर किया है ना, आप सबको लिटरेचर रिव्यू करना है। लिटरेचर रिव्यू आप जो है गूगल स्कॉलर के थ्रू कीजिएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पबमेड, साइंस डायरेक्ट, साइकनेट, इरिक, ये सब जो है इन सब पे लिटरेचर रिव्यू होता है। अगर आपको जर्नल्स के पेपर पढ़ने हैं ना, ठीक है, तो आप ये सारे वेबसाइट है, लेकिन मैं अभी आपको सजेस्ट करूंगी कि सिर्फ गूगल स्कॉलर को ही यूज करें। ठीक है, गूगल स्कॉलर पे आप जाएंगे, उसमें सर्च का ऑप्शन रहेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सर्च कैसे करते हैं। ठीक है, यस मैम। क्लियर है ना ये चीज? किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है लिटरेचर रिव्यू में? क्योंकि यही मेन है आपके पूरे रिसर्च का, जो आप जो भी रिसर्च करेंगी ना, आपका लिटरेचर रिव्यू बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, शेयर कब किया है? क्या चीज? शेयर किया है क्या आपने ग्रुप में? मैंने कहा मैंने स्लाइड शेयर किए हैं आपके, मैंने राहुल जी को कल शेयर किया था, उनको बोला था कि आपको शेयर करने के लिए ये सारे हम स्लाइड क्या करके सर्च करेंगे? लिटरेचर रिव्यू हमने डिस्कस किया था ना, कि आपको रिसर्च, जो आप रिसर्च टॉपिक कर रही हैं उसमें क्या हो चुका है। ठीक है, और आपको क्या करना है और आपको कैसे इसको नॉवेल यूनिक बनाना है, ये सब आपको कहाँ से पता चलता है? लिटरेचर रिव्यू से। ठीक है, जैसे ये है ना आपका कीवर्ड्स, मैंने बताया था ना आपको कि इंटरवेंशन क्या है आपका। मान लीजिए इंटरवेंशन आप योगा दे रहे हैं, आप कौन से एज ग्रुप पे कर रहे हैं, एडोलेसेंट है, एडल्ट है, इस तरह करके आपको कीवर्ड बनाना होता है। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इस तरह करके आपको 2-3 कीवर्ड्स बना के उसके बाद पेपर सर्च करना होता है। एक्सक्यूज मी मैम। मैम, आपने ये कहा था कि आप एक सेशन में एग्जैक्टली बताओगे कि की पॉइंट्स के थ्रू सर्चिंग कैसे करते हैं, पर वो वाली सेशन कैंसिल होगी थी। अच्छा, ये अभी सेशन नहीं हुआ है आपका? मैम, वो बताना है आपको कि एग्जैक्टली कीवर्ड से कैसे फाइंड आउट करते हैं हमारी रिसर्च रिपोर्ट को। अच्छा ठीक है, आज ये आपको मैं होमवर्क देती हूँ, थोड़ा आप करके आइए। ठीक है, कल ध्यान रखिएगा कि कल हम एक लिटरेचर रिव्यू का सेशन ले लें कि ये करते कैसे हैं, प्रैक्टिकली मैं बताऊंगी। स्लाइड्स मैंने दे दिए हैं, एक बार आज मैं फिर से डिस्कस कर लूंगी। जो कीवर्ड्स बनता है आपका, इन सब चीजों से बनता है। देखिए, डिजाइन, मेथड, टूल्स, इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, जो भी आपके वेरिएबल्स आपको समझ में आ गया है। टूल्स आपके असेसमेंट टूल्स हो गए, जिसको आप नापते हैं, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, मेथड हो गया है कि आपका पायलट स्टडी है, आपका ये आरसीटी स्टडी है, ये सॉरी ये डिजाइन हो गया आपका। ठीक है, मेथड कैसे आप रिसर्च को कर रही हैं, वो आपका मेथड हो गया। ठीक है, तो इन सब से जो है ना आपको एक कीवर्ड बनाना है। जैसे मान लीजिए एक वर्ड आपका योगा हो गया, जो आप इंटरवेंशन देंगी। एक वर्ड हो गया कि आप किस एज ग्रुप पे कर रही हैं। एक कीवर्ड हो गया कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जिस चीज को आपको नापना है वो कौन सा वेरिएबल है, आपको किस चीज को नापना है। ये 2-3 कीवर्ड्स बना के आपको सर्च करना है, और गूगल स्कॉलर पे ही कीजिएगा। मैं एक बार लिंक आपको याद से आज कर
कर दूंगी शेयर। अभी हम मतलब पबमेड में या ये सब में नहीं करेंगे, जैसे बहुत सारे हमारे पास है, पबमेड है, साइंस डायरेक्ट है, साइटनेस्ट है, लेकिन हम अभी गूगल स्कॉलर को ही यूज करेंगे। ठीक है, आप एक बार गूगल स्कॉलर को यूज कीजिएगा, उसमें सीधे आपका सर्च ऑप्शन ही देता है, बस आपको कीवर्ड बनाना होता है और उसके बाद कॉमा लगाना होता है। जैसे यहाँ कॉमा लगा हुआ है ना, ईयर, ऑथर, टॉपिक, ठीक है, इस तरह करके आपको कॉमा लगा के आपको कुछ कीवर्ड्स बनाने हैं। आप एक बार सर्च करके, मैं चाहती हूँ आप बस एक बार अवेयर हो जाइए उससे, उसके बाद जब मैं नेक्स्ट डे लूँ ना आपको, तो आपको कुछ पता हो। ठीक है, फिर जो जो ऑप्शंस होते हैं वहां पे वो सारे ऑप्शंस हम 1 by 1 ये डिस्कस करेंगे। जी मैम। ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क यही है कि आप अपने टॉपिक पे, या नहीं तो एक डायबिटीज का टॉपिक ले लीजिए, एक योगा ले लीजिए, ताकि आपका सबका मिलता जुलता रहे। नहीं तो फिर वो पढ़ाने के टाइम में क्या होगा कि अलग अलग इंक्वायरी आएगी। एक डायबिटीज ले लीजिए, एक योगा ले लीजिए, ठीक है, और एक आरसीटी स्टडी ले लीजिए। और एज ग्रुप में जो है जिसपे आपको करना है वो एडल्ट ले लीजिए। ये 3-4 कीवर्ड्स आप लोग एक सेम कीवर्ड्स बनाइए, उसके बाद आप सर्च कीजिए, फिर एक एक करके हम सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, स्टडी में क्या मैम? आरसीटी डिजाइन होता है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। मतलब रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में क्या होता है कि हम रेंडमली एक्चुअली 2 ग्रुप बनाते हैं, एक योगा ग्रुप होता है, एक जो है कंट्रोल ग्रुप होता है। ठीक है, तो आरसीटी स्टडी में क्या होता है कि एक ग्रुप को हम योगा दे रहे हैं, उससे प्री डेटा ले रहे हैं, फिर पोस्ट डेटा ले रहे हैं, फिर एक ग्रुप को जो है मान लीजिए हम फिजिकल एजुकेशन दे रहे हैं, फिर उनसे प्री ले रहे हैं। मतलब आरसीटी डिजाइन को बहुत अच्छा डिजाइन माना गया है रिसर्च में। ठीक है, तो इसको रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं। अभी डिजाइन ऑफ स्टडी पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारा रिसर्च डिजाइन होता है। ठीक है, तो अभी मैं डिजाइन ऑफ स्टडी जब आपको पढ़ाऊंगी, डिजाइन ऑफ रिसर्च, तो उसमें पढ़ेंगे कितने तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं अपने रिसर्च को। ओके, तो आपका जो कीवर्ड्स है वो है योगा, इंटरवेंशन। आप सभी लोग योगा लिख लीजिए। अभी इंटरवेंशन आप सबको योगा देंगे, डायबिटीज होगा, योगा, डायबिटीज, आरसीटी, ठीक है, और एडल्ट। ये 4 कीवर्ड्स बना के आप सर्च कीजिए, आपको पेपर मिलेंगे वहां बहुत बहुत सारे, ये 4 कीवर्ड से। ठीक है, आपको ये पेपर पढ़ के आना है, देख के आना है कि इसमें क्या चीज है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन लेके आना है। मैम तो इसमें ये ईयर, ऑथर ये भी देखना है क्या? मतलब बहुत पुराना ना हो। मैं आपको ये एक्चुअली ना पहले से ये फिल्टर करने का उसमें ऑप्शन होता है, उसमें पहले से, मतलब ये आपको नहीं देना पड़ता है। उसमें आप जब लेफ्ट साइड में देखेंगी ना, तो बहुत सारा फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा। उसमें फिल्टर में आप ईयर को फिल्टर कर सकते हैं, या नहीं तो आप ऐसे भी फिल्टर कर सकते हैं कि जो जैसे मान लीजिए कि हम लोग 2022 में है, तो 22 का पेपर पहले दिखे, फिर 21 का दिखे। तो ये सब फिल्टर है जो उसमें पहले से मौजूद है। इसको आपको मतलब ये ऑलरेडी आपको लेफ्ट साइड में ये सारे फिल्टर मिलेंगे। तो अभी के लिए मैम ये फिल्टर करना है या पुराना भी देख सकते हैं? फिल्टर देखिए, जो ऑप्शन उसमें दिए हुए हैं ना, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है है, मैम। ये हाँ, फिल्टर ठीक है। मतलब इस ऑप्शंस को कैसे हम यूज करते हैं, या उसको और कैसे उस प्रोसेस को और कैसे रिफाइन करते हैं, ठीक है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। अभी बस आपको जो मैं 4 कीवर्ड्स दी हूँ, वो कीवर्ड्स डाल करके आपको देख के आना है कि आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। फिर कल आपसे भी मैं पूछूंगी कि आपको क्या समझ में आया, कैसे करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा ऑप्शन किस लिए होता है। ठीक है, साइटेशन कैसे करते हैं, उसमें एपीए साइटेशन कैसे आता है, एमएलए, ये सब बहुत सारी चीज है। ये आपके नेट के क्वेश्चन में भी आता है, साइटेशन पे क्वेश्चन। जैसे हम लोग के इंडिया में क्या है कि हम लोग एपीए पे करते हैं, जो हमारा साइटेशन होता है ना, जिससे हम, जो हमारा ग्रामर है, जो हम जो यूज करते हैं साइट करने के लिए, कोई रेफरेंस देने के लिए, उसको हम लोग एपीए बोलते हैं। हाँ मैम, वो लिटरेचर थीसिस में लास्ट में लिखा रहता है, हर सेंटेंस के लास्ट में ये। हाँ, तो वो जो स्टाइल होता है ना रेफरेंस देने का, वो जो स्टाइल होता है, उस स्टाइल को हम लोग एपीए स्टाइल बोलते हैं। फोर्थ वर्जन एपीए स्टाइल, वो हम कल वो सब ये सब मैं आपको बताऊंगी। बस जो मैं 4 कीवर्ड्स दी हूँ, वो कीवर्ड्स करके आइएगा, क्योंकि फिर ऐसे क्लास में देखेंगे ना तो वो देख के नहीं समझ में आता, जब तक आप उसको खुद ना किया हुआ हो आपका। ठीक है, इतना आप करके आइएगा। कल हम यही काम करेंगे, कल हम सिर्फ पेपर सर्च करेंगे, और आपको जो टॉपिक मैं दूंगी, आपको जब क्रिसमस हॉलीडे होगा उसमें आपको
लिटरेचर रिव्यू, 10 लिटरेचर रिव्यू एक टॉपिक दे दूंगी, उस पर करके आना होगा। मैं बता दूंगी लिटरेचर रिव्यू में आपको क्या क्या करना है, शायद इसमें मैंने दिया भी है आपको, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ ये देखिए, आपका जो है एक्सेल सीट बनेगा। एक्सेल सीट में आपको क्या क्या डालना है, आपका डिजाइन क्या है, जो भी स्टडी आपने जो भी मैं टॉपिक दूंगी कि उस टॉपिक पे वो डिजाइन ऑफ द स्टडी क्या है, उसका मेथड क्या है, टूल्स क्या यूज हुए हैं उसमें, ठीक है, वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल यूज हुआ है, जो नापने का टूल हमने यूज किया है वो कौन सा, उसको टूल्स बोलते हैं, असेसमेंट टूल्स। उसमें वेरिएबल्स क्या क्या है, उसमें कंपाउंडिंग वेरिएबल क्या है, ये आपको मैं एक पूरा टेबल बना के ही दूंगी। उस टेबल को आपको कंप्लीट करना है लिटरेचर रिव्यू से। 10 पेपर पढ़ना होगा आपको, और 10 पेपर पढ़ के आपको एक एक्सेल सीट बनाना होगा, तो उससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आपके इसी काम से जो है ना, जहां आप 10 पेपर आपने पढ़ लिया, शुरू में थोड़ा बोरिंग लगता है पेपर पढ़ना, फिर जब बाद में आप पढ़ते जाते हैं ना, 2-3 पेपर आपको समझ में आने लगता है तो अच्छा लगता है फिर, ठीक है। कीवर्ड्स ना, जो मैं 4 कीवर्ड्स दी हूँ, ये करके आइएगा लेकिन कल। बाकी क्या ऑप्शन है, नहीं है, लेफ्ट क्या है, राइट क्या, वो सारा चीज मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। किसी को अगर कोई डिजीज के बारे में देखना होता है ना, या मेडिकल जर्नल्स देखना होता है, तो ये पबमेड सबसे अच्छा होता है। पबमेड जो है, अधिकतर जो डिजीज पर्सन होते हैं या जो मेडिकल जर्नल होता है, ये सारे आपको पबमेड में मिलेंगे, ठीक है। साइकनेस्ट होता है साइकोलॉजी वाले के लिए, जो साइकोलॉजिकल रिसर्च होता है ना, एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है। साइंस डायरेक्ट भी है, और मतलब सारे अलग अलग है, लेकिन अभी आप लोग गूगल स्कॉलरशिप जानिए, ठीक है। आर्टिकल्स अभी बचे हुए ना आपके, आर्टिकल्स मैं नहीं पढ़ाई हूँ। टाइप्स ऑफ रिव्यू आर्टिकल्स, ये देखिए यही है, यही मैं ढूंढ रही थी। देखिए लिटरेचर रिव्यू ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है आपके, कि आपके रिसर्च का टाइटल क्या है। अगर मैं आपको लिटरेचर रिव्यू करने देती हूँ तो सबसे पहले क्या आता है कि वो रिसर्च का टाइटल, जैसे कि मैंने अभी आपको डायबिटीज पे दिया, तो आपके पास ढेर सारे टाइटल आएंगे जिसमें चारों चीज होंगे, एडल्ट भी होगा, आरसीटी डिजाइन भी होगा, डायबिटीज भी होगा, ठीक है। ये सारे कीवर्ड से बनके आपके टाइटल बनती है, जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है। आ रहा है सबको समझ में? जी मैम। जी मैम। ठीक है। जर्नल क्या है, कौन से जर्नल में, जर्नल भी जो है लाखों जर्नल्स है, ठीक है। मैं आपको कल दिखाऊंगी कि जर्नल्स का नाम कहाँ देखना है आपको, पेपर में जर्नल्स का नाम कहाँ पे दिया होता है, ठीक है। टाइटल के ही आसपास में आपका जर्नल्स का नाम दिया होता है। ईयर क्या है, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है, 2021 का है, 2022 का है, मतलब कब का है, ठीक है। उसके ऑथर कौन कौन से हैं, ओके कि ऑथर्स, जैसे मैंने कल को मान लीजिए मुझे अपना पेपर पब्लिश करना है, तो मेरा नाम होगा सबसे पहले, फिर मेरे गाइड का नाम होगा, फिर को गाइड का नाम होगा, फिर कोई गेस्ट ऑथर होंगे जिनको मैं चाहती हूँ कि वो मेरे, जिन्होंने मुझे हेल्प किया है, लेकिन मतलब वो ना मेरे गाइड है ना को गाइड है, तो फिर मैं उनका भी नाम दूंगी। तो ऐसे सीरियल वाइज जो है एपीए स्टाइल में हम ये सारा कुछ लिखते हैं, ठीक है। जर्नल कौन सा है, क्या नाम है उस जर्नल का, ईयर कौन सा है, किस ईयर में पब्लिश हुआ है वो रिसर्च, ऑथर कौन कौन से हैं, किस प्रॉब्लम पे डिस्कशन हुआ है उस पेपर में, जो हमने जर्नल जो हम पढ़ रहे हैं, उस वो जो पेपर का प्रॉब्लम किस प्रॉब्लम पे, जैसे अभी मैं बोली ना कि डायबिटीज, तो वो प्रॉब्लम कौन सा है, डायबिटीज है, ठीक है। उसका मेथड कैसा है, प्रोसीजर कैसा है, उसमें क्या चीज इस्तेमाल हुआ है, कितने दिनों तक हुआ है, ठीक है। उसकी फाइंडिंग क्या है, उस पेपर से क्या उस पेपर ने क्या फाइंड किया, जो हम आरसीटी स्टडी किए, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किए, उससे हमने क्या खोजा, कंक्लूजन क्या क्या निकला, ठीक है। ये सारा कुछ आपको एक्सेल सीट पे डालना है, और पेपर पढ़ के अगर ये चीज आपको आ गया ना, तो समझिए आपको मतलब 50% आ गया कि आपको रिसर्च में करना क्या है और कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरेचर रिव्यू। आपका लिटरेचर रिव्यू आपके पॉइंट पे, के टॉपिक पे जितना सॉलिड होगा आपका रिसर्च उतना अच्छा होगा, ठीक है। इसमें कुछ कुछ चीज और ऐड कर दूंगी मैं, ये टाइटल, जर्नल, ये सब मेन चीज होता है, मेथड, फाइंडिंग, कंक्लूजन, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को? मैम जो 4 कीवर्ड्स थे उसमें योगा, डायबिटीज, एडल्ट और चौथा कौन सा है? आरसीटी, आरसीटी स्टडी कर दीजिएगा उसको, आरसीटी स्टडी, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल,
ठीक है, तो इसमें सब आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही दिखेंगे, जितने भी रिसर्चेस, जितने भी पेपर आएंगे ना आपके पास, वो सारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। ठीक है, तो ये इस तरह करके आप एक एक्सेल सीट बना लीजिएगा, ये सारा कुछ डालिएगा, पेपर पढ़ के कि उस पेपर का टाइटल क्या है, वो कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ है, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है, उसके ऑथर कौन है, किस प्रॉब्लम के बारे में उसमें डिस्कशन हुआ है, उसका मेथड और प्रोसीजर कैसा है, उसमें फाइंडिंग क्या हुआ है, ये सारा कुछ जब आप पेपर पढ़ते हैं तो वो सारा कुछ आपको पता चल जाता है। और आपको जिस भी टॉपिक पे रिसर्च करना है उसके लिए तो आपको लिटरेचर रिव्यू करना ही होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? मैम बस मेरा हाँ तो ये एक ही बार में आज ही करना, कल ही करना नहीं है? नहीं, इसको आराम आराम से एक दिन में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका पेपर इतना बड़ा होता है कि आपको जब तक मन करे 5 मिनट 10 मिनट, जब तक आपको लगे कि नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, आप पढ़िए इसको। अब जैसे मान लीजिए कि आपको ये सबसे अच्छा नॉलेज होता है अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ना सीख गए ना। मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, ठीक है, तो आपको सही नॉलेज कहाँ पे मिलेगा? यही पेपर में मिलेगा ना आपको, कि कौन सा योगा अच्छा है, रिसर्चर ने क्या ऑब्जर्व किया, यहीं से मिलेगा ना। तो ऐसे भी अगर आपको मान लीजिए आगे चल के रिसर्च नहीं भी करना है, पीएचडी नहीं भी करना है, तो ये सबसे ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज है। जैसे यूट्यूब में क्या होता है, कोई कुछ भी बना देता है, कोई सिस्टमैटिक साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है उसका, है ना। तो क्या वो ऑथेंटिक सोर्स है किसी भी चीज को जानने का? नहीं मैम, ऑथेंटिक सोर्स नहीं है ना। तो कल को आपको किसी भी टॉपिक पे जानना है, अपने बच्चों के टॉपिक पे जानना है, अपने प्रोफेशन के टॉपिक पे कुछ नॉलेज लेना है, या कोई आपको ही कोई रिव्यू आर्टिकल लिखना है, तो ये सब चीज अगर आप इसके थ्रू जाएंगी तो क्या होगा, ये सबसे प्योरेस्ट और सबसे ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज है। ठीक है, तो ये उसके लिए भी अच्छा है कि कल को आपको किसी तरह का किसी भी टॉपिक पे नॉलेज चाहिए तो ये बहुत इम्पैक्ट, मतलब बहुत ज्यादा आपको हाईलाइट करेगा उस चीज में, आपको रेफरेंस देना आ जाएगा। आप कुछ भी कल लिखती हैं, आप बहुत अच्छी राइटर है लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप रिव्यू आर्टिकल फिर भी पब्लिश कर सकती है जर्नल्स में। उसके लिए आपको एक पीएचडी की डिग्री नहीं चाहिए या पीएचडी स्टूडेंट होना। अगर आप बहुत अच्छा आपको लिखना, बहुत अच्छा लिखती हैं, तो आप इस तरह से भी लिख सकती है। उसके लिए बस आपको लिटरेचर रिव्यू आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके वेटेज बढ़ा देता है। जब भी आप कोई काम, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाती ही हैं, आप डाइट के बारे में ही पढ़ा रही हैं, मान लीजिए अगर डाइट में अगर हम रिसर्च पेपर को कंसल्ट करें कि इस डाइट में अभी ये रिसर्च चल रहा है, रिसेंटली ऐसा हुआ था और फ्यूचर में ऐसा होगा, मतलब ऐसे रिसर्चेस होंगे, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा ना आपके टीचिंग में। ठीक है, तो रिसर्च हर टॉपिक पे है, कोई भी टॉपिक आप देखिएगा गूगल स्कॉलर में सर्च कीजिएगा, आपको हर टॉपिक पे रिसर्च मिलेगा, और ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज है। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू ये आपका मैं जनवरी में देखूंगी, अभी नहीं देखूंगी। ये होमवर्क अभी मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि इसमें टाइम लगता है, ये एक दिन का काम ही नहीं है। उसमें आप देखिएगा कौन सा वेरिएबल, अभी जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ना, अभी सैम्पलिंग पढ़ेंगे हम, सैम्पलिंग में फिर आप देखिएगा कि उसमें कौन सा सैंपल हो रहा है, सैम्पलिंग हो रहा है। तो जब आप प्रैक्टिकली पेपर पढ़ना शुरू करेंगी तो खुद ब खुद आपको चीजें क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है मैम, लैंग्वेज सॉर्ट करने का भी ऑप्शन आता है क्या उसमें? लैंग्वेज का तो देखिए इंग्लिश का ही एक ऑप्शन होता है उसमें। अगर आपको इंग्लिश के अलावा कोई ये चाहिए तो आपको गूगल ट्रांसलेटर यूज करना पड़ेगा। फिर मान लीजिए वहाँ साइड में ऑप्शन होता है मैम, ट्रांसलेटर डायरेक्ट आ जाता है, वो तो हिंदी गूगल कर का सकते हो। वो गूगल का ऑप्शन होता है। वो गूगल, अब जैसे मान लीजिए मुझे रिसर्च पेपर लिखना है, ठीक है, जर्नल में पब्लिश कराना है, तो मैं तो इंग्लिश में दूंगी, वो काम गूगल करता है आपका। ठीक है, हाँ, वो काम गूगल का। मान लीजिए अब कल किसी को मेरा पेपर कन्नड़ में पढ़ना है, ठीक है, मैं कर्नाटका से कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं तो इंग्लिश में ही दूंगी। ठीक है, तो वो ओरिजिनल लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशन होता है वो गूगल ट्रांसलेशन के थ्रू होता है, मतलब वो गूगल ऑप्शन देती है उसमें। मतलब मैम जो रिसर्च कर रहा है जैसे आप कर रहे हो तो लिखना तो इंग्लिश में ही पड़ता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, पेपर आपका इंग्लिश में ही होता है। आप अगर किसी और लैंग्वेज में पढ़ना चाहती हैं तो वो आपको गूगल फैसिलिटी देता है इस चीज की। जो लिखते हैं हम इंग्लिश में ही लिखते हैं। और कुछ चीज इसीलिए जो है, अगर आप ये सारी चीजें इंग्लिश में क्लियर रखें ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी लिखने में भी और ना पेपर पढ़ने में। So, ma'am, if someone don't know the English, they can't opt for researches.
नो ऐसा नहीं है। अब देखिए, जैसे मैं इफ आई विल टॉक अबाउट द योगा बैकग्राउंड, सो हाउ मेनी पीपल्स नो योगा, मींस हाउ मेनी योगिक स्टूडेंट नो इंग्लिश? पॉसिबल है बताइए? क्योंकि हम तो संस्कृत पढ़ रहे हैं, है ना, संस्कृत पढ़ रहे हैं या हिंदी के स्टूडेंट है, इंग्लिश हमारा ये नहीं है। लेकिन आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप एक रिसर्च पेपर लिख ले, या नहीं तो देखिए बहुत सारा ऑप्शन होता है। अगर कोई क्रिटिकल थिंकिंग है किसी का, तो ये सब बैरियर्स नहीं है। अगर आप एक ज्ञानी है तो अपने ज्ञान से ज्ञानी है, ठीक है, लैंग्वेज से नहीं। अगर मान लीजिए आपकी इंग्लिश वीक है, आप हिंदी में लिखिए, ट्रांसलेट कीजिए उसको, आप अपने गाइड का हेल्प लीजिए उसमें। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते हैं, जो रिसर्चर मतलब जो यहाँ रिसर्च कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि उनको, लेकिन हाँ उनको इतना इंग्लिश पता है कि वो ये सारी चीजें समझ सके, ठीक है। तो आपके गाइड आपको हेल्प करेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको हेल्प करेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके मैम। हाँ, और तो कुछ नहीं है इसमें। तो आपको लिटरेचर रिव्यू का एक्सेल सीट जो है मैं खुद ड्राफ्ट करके दे दूंगी, कॉपी पेस्ट करके दे दूंगी। आप अपना डेली आधा घंटा एक टाइम बना लीजिए कि इस समय आपको जनरल पेपर नहीं भी समझ में आए तो भी पढ़िए, वो धीरे धीरे खुद समझ में आ जाएगा। मैम मैंने शोध गंगा पे भी एक रिसर्च पेपर पढ़ा है, और हाँ। ये गूगल पे भी मैंने मैम गूगल पर भी देखा था मैम। शोध गंगा का ज्यादा इजी और स्पेसिफिक लगा मुझे। क्या मुझसे सर्च करते नहीं आया क्या? मतलब मुझे जो भी, जैसे अभी आप जैसे प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए बोल रहे हो, उस पर ट्राई किया, बट बहुत लिमिटेड था पेपर, मतलब बहुत डिटेल में, वास्ट में कुछ नहीं था। तो क्या मैंने गलत प्रोसेस ट्राई कर? नहीं, देखिए जो भी सर्च करके आता है वो गलत कुछ भी नहीं होता है उसमें, ठीक है। बस वो कल जब प्रैक्टिकली करेंगे ना, तो कल मैं आपको बताऊंगी ये चीज। कल जब हम ऑप्शन सारे डिस्कस करेंगे ना, तो वो चीज खुद क्लियर हो जाएगा आपको। ओके मैम। ठीक है, कल जब गूगल स्कॉलर यूज करेंगे तो आप अपने फाइंडिंग्स को मिलाइएगा कि जब आपने सर्च किया था तो क्या क्या आया था, और मैंने जब सर्च किया तो वो चीज आया या नहीं आया, या उसको और प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे करंट रिसर्च पेपर पहले चाहिए, तो उसके लिए भी ऑप्शन होता है वहां पे, ठीक है। इंडिया का रिसर्च पेपर चाहिए, फॉरेन का नहीं चाहिए, तो उसका भी फिल्टर ऑप्शन होता है। उस हर चीज का फिल्टर है वहां पे लगा हुआ, मैम। ठीक है। चलिए, अब ये क्लियर हो गया सबको, लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या होना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है होना। आपका टाइटल हो गया, जर्नल हो गया, ईयर हो गया, किस ईयर में है, ऑथर कौन है, प्रॉब्लम, किस प्रॉब्लम पे डिस्कशन, ये सारा चीज आपको लिखना है उसमें। एक मैम एक्सेल तो जो तो लिखना मैम है, जो आपने कहा है कि जनवरी में आप एक्सेल सीट भेजोगे जनवरी में, वो डिफरेंट की पॉइंट्स के आधार पे होगा ना, कीवर्ड्स के आधार पे? हाँ हाँ, देखिए वो आपको सीखना है, देखिए, क्योंकि जो है ना, आप ये नहीं करिएगा तो आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये ओके। मैं जनवरी तक इसलिए बोल रही हूँ ताकि उस समय तक बहुत चीज हम कंप्लीट कर लेंगे। इतने दिनों में हमारा भी जो है जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं अभी रिसर्च के बारे में, वो सब बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएगी आपको। तो जब आप उस चीज को पेपर में पढ़ेंगे ना, तो और कॉन्फिडेंट हो जाएगा, और वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको पेपर पढ़ने से ही होगा। तो ये जर्नल लिटरेचर रिव्यू करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके मैम। मैम मैम ये ये जो एक्सेल सॉरी बताइए। एक्सेल सीट बनानी हमें भी आनी चाहिए मैम, ये जो एक्सेल सीट की आप बात हाँ कर हाँ, रही ये हैं। एक्सेल सीट पे ही बनेगा। एक्सेल सीट पे कोई है यहाँ पे जिसको एक्सेल सीट बनाना नहीं आता हो, या एक्सेल खोलना नहीं आता हो, या लैपटॉप की प्रॉब्लम हो? अगर आता है देखिए लेकिन ऐसी बहुत अच्छे प्रॉब्लम से है, नहीं आता है। देखिए इसका भी उपाय है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है कि आपका एक्सेल सीट पे नहीं हो पा रहा है, आप सिंपल एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, उसमें जो है लाइंस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितने कॉलम के चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम बनाइए या 10 कॉलम बनाइए उसमें, और उसके बाद फिर अपने कॉपी में उसको लिखिए, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं हम। ऐसा भी कर सकते हैं। सीखना है, बस मुझे चाहिए कि आप सीख जाइए इस चीज को, कि पेपर पढ़ते कैसे हैं, और जो चीज आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि हमने वेरिएबल्स पढ़ लिया, स्टेप्स ऑफ रिसर्च पढ़ लिया, उस चीज को खुद से फील कीजिए कि वो पेपर में है कि नहीं है, वो पेपर कैसे लिखा गया है। पढ़ते पढ़ते देखिएगा वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपका रिसर्च का। जैसे आप लिटरेचर थोड़ा थोड़ा दिन सब दिन 15 मिनट माने 15 मिनट ही दीजिए, लेकिन डेली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब डेली आपको पढ़ना है, ठीक है। 15 मिनट पढ़िए, आधे घंटे पढ़िए, 1 घंटे पढ़िए, लेकिन आदत डालिए इसको पढ़ने की। एक जगह पेपर डाउनलोड करके एक वो सारा कुछ कल कल मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। मैम ऐसा भी होता है कि कुछ पेपर ना पूरे नहीं होते हैं, शायद उसकी कुछ चार्जेस लगते हैं, ऐसा है क्या?
हाँ हाँ, ये ऐसा है, बहुत सारे पेपर्स ऐसे होते हैं जो अच्छे अच्छे पेपर्स है ना, अधिकतर पेपर्स ऐसे होते हैं कि आपको उनका पेपर परचेज करना पड़ता है। शायद ठीक है, यही हुआ, नहीं, बट कल वो पेपर मुझे इनकम्प्लीट ही लग रहे थे, तो शायद यही देखिए क्या होता है, बहुत सारे जर्नल्स में जो है ना सिर्फ आपको एब्स्ट्रैक्ट दिया होता है। एब्स्ट्रैक्ट्स भी दो दो तरह के होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में जो है मतलब सिर्फ आपको वो नॉलेज दे दिया जाएगा कि पेपर में अंदर में है क्या। ठीक है, वो ऊपर ऊपर का नॉलेज होता है, उसका एक समझ लीजिए एक इंट्रोडक्शन दे दिया आपको कि इसका टाइटल क्या है, इसका ये इसमें किस प्रॉब्लम पे, मतलब 2-3 सेंटेंसेस में वो पूरा पूरा कर लेते हैं पूरा, वो उसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट भी दो दो तरह का होता है, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। एक में टाइटल के साथ होगा, देखिएगा उसमें टाइटल दिया रहता है हाँ कि मैम। हाँ, तो उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। और एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब उसमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट खाली कहानी की तरह दिया होगा, उसमें हाँ, टाइटल नहीं लगाते हैं। राइट। ठीक है, तो ये दो तरह का एब्स्ट्रैक्ट। तो बहुत सारे जर्नल्स क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ डिस्कवर कर दी और मुझे लगता है कि मुझे जो है ये ओपन एक्सेस, मैंने आपको बताया था ना कि ओपन एक्सेस में क्या होता है कि रिसर्चर को भी कम पैसा देना होता है। हम जो भी रिसर्चेस पब्लिश कराते हैं ना, जो आप जर्नल पढ़ेंगे उसमें हमें पैसा देना होता है अपना रिसर्च पब्लिश कराने के लिए। ठीक है, लेकिन जब हम ओपन एक्सेस रिसर्च जाते हैं तो ओपन एक्सेस में क्या होता है, वो सबके लिए होता है, कोई भी मेरे पेपर को पढ़ सकता है। ठीक है, जो मैं क्या मॉड्यूल बनाई हूँ, मैं कैसे की हूँ, क्या सैंपल साइज था, कहाँ से की, वो सब कुछ आपको मिलेगा उस पेपर में, वो कंप्लीट पेपर होगा 100%। ठीक है, लेकिन मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा खोज कर दिया कि जो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको सेल कर सकती हूँ, या मतलब इसको, तो फिर उसमें क्या होता है, मैं ओपन एक्सेस में नहीं जाऊंगी, उसमें फिर मुझे जो है आपको सिर्फ उसका एब्स्ट्रैक्ट दिखेगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिखेगा कि इस पेपर में क्या है। अगर आपको उस पेपर को पढ़ना है तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैम एक पीएचडी स्कॉलर है, उन्होंने अपना नेम दिया था और मतलब मेडिटेशन के ऊपर उन्होंने रिसर्च करा था, तो मैंने ये शोध गंगा में ना उनका नेम डाल के और वो कीवर्ड मेडिटेशन डाल के तो उनका आ गया था मैम इजीली। हाँ हाँ, देखिए आ जाता है। बहुत सारा रिसर्चर क्या होता है ना कि जो मतलब अब जैसे मान लीजिए किसी रिसर्चर को ये लग रहा है कि ये मैं ओपन एक्सेस नहीं 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 रखूं, मुझे आके, अब जैसे योगा मैट पे रिसर्च हो रहा था हमारे यहाँ, ठीक है, तो अब योगा मैट को उसने कैसे बनाया, क्या यूज किया, क्या प्रोपोर्शन था, वो मेथड ही बता देंगे तो कोई भी उनका मैट बना लेगा ना, अगर ओपन एक्सेस में डाल देंगे जर्नल में तो, है ना, कोई भी हाँ कॉपी कर लेगा। लेकिन वो चाहते थे कि उनका कोई कॉपी ना करे योगा मैट, जो उन्होंने स्पेशल योगा मैट बनाया है, तो उन्होंने क्या किया, ओपन एक्सेस में नहीं डाला। अब उसको अगर उसका चाहिए कि उन्होंने वो मैट कैसे बनाया, ठीक है, इको फ्रेंडली मैट बनाया है उन्होंने, तो वो मैट कैसे बनाया, तो उनको क्या करना होगा, आपको पे करना होगा। तो ये सब रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है। उसको ओपन एक्सेस बोलते हैं, जिसमें आप सब कुछ पढ़ सकती हैं, 100% पेपर आप पढ़ाई कर सकती है, उसको ओपन एक्सेस जर्नल बोला जाता है कि ये पेपर ओपन एक्सेस है, मतलब इसमें 100% जो भी है वो सबके लिए दिया हुआ है, मतलब कोई भी उसके पेपर को जाके पढ़ाई कर सकता है उससे। ठीक है, और जो पेपर में हमें पैसे देने होते हैं उसका भी एक तरीका है, वो मैं कल कल बताऊंगी आपको, वो पेपर कैसे पढ़ते हैं, उसके लिए अलग से एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे जब आप जाकर करेंगे ना तो उसमें आपको वो पेपर आ जाता है, कोई कोई पेपर आ जाता है, सारे तो नहीं आते हैं, लेकिन 80% पेपर आ जाते हैं उसमें। मैम तो जनरल को मैम थोड़ा, आप एक ट्रायल, हाँ बताइए। मैम जनरल को कि जनरल में पब्लिश कराना, कुछ लोग बोलते हैं बहुत से जनरल में पब्लिश पेपर अगर पब्लिश होता है तो उसकी वैल्यू होती है, तो हाँ इसको थोड़ा हाँ, समझाएंगे जनरल का क्या, थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया था। अच्छा देखिए क्या होता है ना, अब इसको थोड़ा सा छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। आप लोग प्रतियोगिता का तैयारी करते हैं ना, कंपटीशन का, ठीक है, तो जी एक प्रतियोगिता दर्पण करके एक मैगजीन आता है, जी मैम। जी तो जो भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं उनके पास ये मैगजीन होता है, जो करंट अफेयर्स उसमें सबसे अच्छा दिया रहता है, वो हर मंथ लेते हैं, ये हर मंथ, ये मैगजीन हर मंथ आती है ना। जी ठीक है, तो उसी तरह हर जर्नल का ना अपना एक इम्पैक्ट फैक्टर होता है। ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर कहने का मतलब है कि वो जर्नल जो पेपर छाप रही है, ठीक है, वो कितने लोग उसको साइट कर रहे हैं, कितने लोग उस जर्नल से हेल्प ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक
मैं जो है अपना ये रिसर्च कर रही हूँ और उसको जो है मैं पेपर में लिख रही हूँ। तो मैंने एक दिन आपसे बताया था ना कि हर चीज हम अपने मन से कुछ नहीं लिखते, हमें उसको रेफरेंस देना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं बात कर रही हूँ कि योगा एंजाइटी पे काम करता है, तो मैं अपने मन से नहीं लिख सकती हूँ इसको, मुझे पेपर देखना होगा कि हाँ सच में योगा एंजाइटी पे काम करता है। तो मुझे पेपर देख करके उस पेपर को साइट करूंगी कि यहाँ पे मतलब ये रिसर्च हुआ था और इसमें ऐसा रिजल्ट आया है कि योगा एंजाइटी पे काम करता है, तभी मैं लिख सकती हूँ वो सेंटेंस। समझ रहे हैं? तो जो पेपर साइटेशन सबसे ज्यादा होता है, जैसे मान लीजिए कोई पेपर जो है कोई भी साइट नहीं किया, और कोई पेपर क्या क्या होता है 1000 साइटेशन होते हैं, ठीक है, 100 साइटेशन होते हैं, मतलब 100 लोगों ने उस पेपर का रेफरेंस दिया अपने पेपर में, ठीक है। तो ऐसे जो जर्नल्स होते हैं ना जिसमें साइटेशंस बहुत ज्यादा होता है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैंने अभी आपको प्रतियोगिता दर्पण का एग्जाम्पल दिया ना कि प्रतियोगिता दर्पण सबसे ज्यादा बिकता है, क्योंकि सब लोग उसको पढ़ने के बाद सबको लगता है कि इससे मेरा काम पूरा हो जाएगा। बाकी तो बहुत सारे प्रतियोगिता दर्पण की तरह ही बहुत सारे बुक है ना, उसी तरह जर्नल में भी होता है कि जिस जर्नल में जिस रिसर्च का मतलब जो हाई इम्पैक्ट फैक्टर हम उस बेसिस पे देते हैं कि इस जर्नल से कितने लोग ने साइटेशन किया है, मतलब कितने लोग ने उसका रेफरेंस दिया है। आ रहा है समझ में? यस मैम। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक जर्नल से मान लीजिए कि एक कोई जर्नल है, ठीक है, मान लीजिए योग मीमांसा ही है। योग मीमांसा में 50 लोगों ने अपना जो है पब्लिकेशन दिया एक साल में, उसने 50, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसको रियल मत समझिएगा। मान लीजिए कि एक साल में 50 लोगों ने योग मीमांसा में अपना पेपर छपवाया, ठीक है, और उस 50 पेपर में योग मीमांसा के 10 पेपर ऐसे थे जिसको साइटेशन, जिसका रेफरेंस बहुत रिसर्चर ने दिया, ठीक है। और वहीं पे एक और जर्नल है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा, ठीक है, और इंटरनेशनल जर्नल में भी जो है एक साल में 50 छपे, लेकिन उसमें क्या है कि 30 पेपर ऐसे थे जिसका 100 लोगों ने जो है साइटेशन किया, मतलब जिसका 100 लोगों ने रेफरेंस दिया। तो उस केस में क्या क्या होता है कि मेरा इम्पैक्ट फैक्टर किसका ज्यादा हो गया, आईजॉय का, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा, योग मीमांसा का नहीं। मतलब एक जर्नल से कितने लोगों ने उसके पेपर को साइट किया, रेफरेंस दिया, उसके ऊपर जो है उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर बनता है। अगर मैं उस जर्नल के पेपर को साइट कर रही हूँ, इसका मतलब है कि उस पेपर में कोई खास बात है, तभी तो मैं उसको साइट कर रही हूँ, तभी तो मैं उसका रेफरेंस दे रही हूँ, है ना। तो उससे इम्पैक्ट फैक्टर बनता है, इम्पैक्ट फैक्टर 1, 2, 3, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर जितना ज्यादा होता है वो जर्नल उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है। और इम्पैक्ट फैक्टर जो देती है वो 2-3 कंपनी देती है, लेकिन जो थॉमसन राउटर है, जो कंपनी का नाम है थॉमसन राउटर, उसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत मायने रखता है। मतलब जब भी हम इम्पैक्ट फैक्टर देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन राउटर एक एजेंसी है जो हर जर्नल को इम्पैक्ट फैक्टर देती है, उसी को हम ऑथेंटिक मानते हैं। आया समझ में? यस मैम। हाँ ये मैम। है तरीका, ये तरीका है। मैम ये जो आरसीटी है, हाँ, इसका मतलब क्या मीनिंग निकलता है? रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ये ये अभी हम कीवर्ड जब यदि हम रिसर्च, डालें। हाँ, ये जब हम रिसर्च डिजाइन अभी पढ़ेंगे ना तब मैं बताऊंगी आपको, ये अभी थोड़ा लंबा ये है, ये एक क्लास लगेगा इसमें भी, ठीक है। तो ये तो मैंने मैम, आपको, अच्छा हाँ बताइए। मैम आप यहाँ पे हम लोग को बता सकते हैं कैसे पेपर एक, मतलब फॉर एग्जांपल कैसे सर्च करना है? हाँ हाँ, आप मैं एक बार बोले थे कि मैं बताऊंगी नहीं, करके। कल वही तो मैं बोल रही हूँ कि कल आप लोग आज आज आपको खुद से करना है, आज आप करके आइएगा, खुद से देखिएगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर कल मैं आपके सामने चेक करूंगी और आपसे करवाऊंगी भी। ये मत समझिएगा कि सिर्फ मैं आपसे, प्रैक्टिकली आपसे भी करवाऊंगी, ठीक है, स्क्रीन शेयर ठीक करके, है। ठीक है। कल वो प्रैक्टिकल सेशन में लूंगी कि पेपर कैसे देखते हैं, क्या क्या चीज हमें नोटिस करना है। एक पेपर निकालेंगे हम उससे और उसमें मैं बताऊंगी कि देखिए वेरिएबल कहाँ पे लिखा हुआ है और डिजाइन, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताइए, हाँ एक बोलिए। लास्ट क्वेरी मैम, तो ये हाँ हाँ, पेपर्स खोलते वक्त एक इशू आता है, जैसे एमए के वक्त चेक किए थे कि यू आर रिसर्च और फिर इतनी सारी इंफॉर्मेशन मांगते हैं और वो खोलती नहीं है साइट। ये बहुत बार हुआ है, यू आर फ्रॉम योर विच यूनिवर्सिटी, ये वो अच्छा ऐसा वो बहुत आप, सारा इंफॉर्मेशन पूछते अच्छा हैं। आप उसमें चले गए होंगे, वो रिसर्च गेट पे चले गए होंगे। देखिए रिसर्च गेट रिसर्च और, हाँ रिसर्च रिसर्च गेट देखिए क्या होता है ना, जैसे फेसबुक है ना,
उसी तरह रिसर्चर के लिए रिसर्च गेट है, उसमें सिर्फ रिसर्चर्स को ही अलाउ होता है अपना। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो वो जो जैसे आप लोग फेसबुक यूज करते हैं ना, तो आप इस तरह से सोचिए कि रिसर्च गेट जो है फेसबुक है रिसर्चर के लिए, वो रिसर्च गेट में सिर्फ रिसर्चर ही को ही एंट्री मिलती है, इसीलिए वो आपसे ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल आईडी मांगते हैं कि और आपको कुछ जो कुछ बहुत अच्छे हैं मैम, कुछ कुछ बहुत अच्छे इजीली ओपन हो जाते हैं और बहुत अच्छे है उसके भी हाँ पढ़े थे। वो रिसर्च गेट का है कि जब तक आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल आईडी नहीं होगा ना, वो आपको एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ रिसर्चर के लिए है। ठीक है, हाँ, वो कोई गूगल स्कॉलर की तरह नहीं काम करता है, वो गूगल स्कॉलर की तरह नहीं है, वो रिसर्च गेट जो है वो रिसर्चर के लिए है, सिर्फ जो रिसर्च करते हैं ना उनके लिए है वो। ठीक है, उसमें हम कोई पेपर नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नल हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंस टेस्टिंग में मैंने आपसे कहा कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर ही समझिए कि क्या होता है। जब हम फेज 3 का जब स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस का देखेंगे, उस समय मैं आपको फिर इसको शुरू करूंगी, तो उस समय आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अभी मैं आपको, मुझे लग रहा है कि इफेक्ट साइज क्या होता है अभी, या पी वैल्यू क्या होता है, ये मुझे अभी नहीं समझाना चाहिए। पहले मैं ये सारा क्लियर कर देती हूँ आपको टर्मिनोलॉजी, उसके बाद फिर हम इसमें आएंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि H0 और HA अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, अल्फा बीटा कब होता है, किस कंडीशन में ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है ना? जी मैम। ठीक है, चलिए अच्छा चलिए आज हम ऐसा करते हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग। इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, सबको पता है पॉपुलेशन क्या होता है? यस मैम, जनसंख्या। जनसंख्या। तो हम लोग क्या करते हैं जब रिसर्च करते हैं, तो पॉसिबल है कि सारे पॉपुलेशन पे कर पाए? नो मैम, नहीं नहीं, possible है ना? सैंपल लेते हैं मैम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए फिगर में सबको स्लाइड दिख रही है मेरी? यस मैम। देखिए पॉपुलेशन से जो हम सैंपल लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 10 बच्चे हैं और हम अगर 3 बच्चे पे कर दिए और ऐसा हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो 10 पे भी होगा, वो एप्लीकेबिलिटी 10 पे भी होगा। जैसे कोविड वैक्सीनेशन आया, तो उन्होंने तो ऐसा नहीं किया कि सारे पॉपुलेशन पे किया, उन्होंने एक प्री डिफाइंड पॉपुलेशन पे किया, एक सैंपल पे किया, उसके बाद जब उस सैंपल पे वो हिट हो गया, जब सक्सेसफुल हो गया, तब वो जो है एक पॉपुलेशन पे आया। ऐसा ही होता है। तो पॉपुलेशन जो है सैंपल क्या होता है, एक सबसेट होता है पॉपुलेशन का। देखिए यहाँ फिगर से भी है ना, ठीक है, एक सबसेट होता है पॉपुलेशन का। और सैंपलिंग बोलते हैं, जब हम पॉपुलेशन से सैंपल निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? सैंपलिंग। क्लियर है सभी को पॉपुलेशन, सैंपल और सैंपलिंग? यस मैम। पॉपुलेशन हो गया ऑल द पीपल एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी एज डिफाइंड बाय द रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी पर्सन, अब जैसे मान लीजिए कि मेरे रिसर्च क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको बताया था ना कि एक पॉपुलेशन, एक स्पेसिफिक सैंपल लेना होता है, एक एज ग्रुप लेना होता है हम लोग को। ठीक है, मान लीजिए मेरा एज ग्रुप मिडिल एडोलेसेंट का है, तो मेरा रिसर्च क्वेश्चन के हिसाब से पॉपुलेशन क्या होगा? मिडिल एडोलेसेंट। और मिडिल एडोलेसेंस क्या होता है? 13 से जो है 17 साल के बच्चे को हम बोलते हैं। तो मेरा जो है जो पॉपुलेशन होगा रिसर्च क्वेश्चन के हिसाब से हुआ ना। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बोला कीवर्ड बनाने के लिए, तो मैंने कहा ना एडल्ट लिखिएगा उसमें। तो रिसर्च क्वेश्चन में आपको ये एज एक प्री डिफाइन करना, मतलब आपका जो पॉपुलेशन है, अब मान लीजिए मेरा मिडिल एडोलेसेंट है, तो मैं अब तो अर्ली एडोलेसेंट नहीं लूंगी ना, मिडिल पे ही फोकस करूंगी। समझ रहे? तो यहाँ पे आपका ऑल द पीपल एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी एज डिफाइंड बाय द रिसर्च क्वेश्चन। सैंपल क्या होता है? एक पॉपुलेशन का सबसेट हुआ, ठीक है, जो आपके स्टडी में पार्टिसिपेट करती है। सैंपलिंग क्या हुआ? जो हम पॉपुलेशन से सैंपल जो निकालते हैं, उसके प्रोसेस को हम लोग सैंपलिंग बोलते हैं। और ये सैंपलिंग करने का 2 तरीका होता है, मतलब 2 तरह का सैंपलिंग होता है, एक होता है प्रोबेबिलिटी, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। क्लियर है सभी को इतना? यस मैम। ठीक है जी मैम। सैंपल दो तरह का है, एक प्रोबेबिलिटी और एक नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है? यस मैम। चलिए
अब देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है, इक्वल चांस टू बी इन सैंपल। ठीक है, ये इसको अच्छा सैम्पलिंग माना जाता है क्योंकि इसमें जो है हर तरह का पॉपुलेशन शामिल हो सकता है, लेकिन इसमें लेस चांसेस है। ठीक है, इसमें लेस चांसेस है कि सारे लोग जो है उस सैंपल में आ जाए। ठीक है ना, तो इसका एक सिस्टमैटिक तरीका होता है इसको करने का, एक सिस्टम से करते हैं इसको। जो हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, इसको एक हम सिस्टम से करते हैं, और इसका जो है अनइक्वल चांस इसलिए हो जाता है कि उसका एक पार्टिकुलर सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को अच्छा रिसर्च माना जाता, मतलब अच्छा सैम्पलिंग मानते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 इसमें है, 4 इसमें है। तो सबसे पहले क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, फिर है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, फिर है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, फिर है क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। ये 4 सैम्पलिंग है जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या क्या है, कन्वेनियंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और पर्पसिव सैम्पलिंग। ये 4 जो है आपके नॉन प्रोबेबिलिटी, ये मेन सैम्पलिंग करने का तरीका है। इसके और भी बहुत सारे नाम है इन सारे सैम्पलिंग के, उसको हम देखेंगे जब हम रिसर्च का क्वेश्चन करेंगे ना, तो एग्जाम। लाइक अनइक्वल चांस मतलब कि हम कितने भी चूज कर लेते हैं और उसमें इक्वल चांस? नहीं, ये ऐसे नहीं होता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, अब मैं डेटा कलेक्शन करने जा रही हूँ। ठीक है, तो सैंपल साइज कैलकुलेट करने का, आप मुझसे सैंपल साइज का क्वेश्चन पूछ रही हैं, तो सैंपल साइज कैलकुलेशन तो हम पहले ही कर चुके हैं कि जो मुझे अगर मिडिल एडोलेसेंट चाहिए तो वो 50 जो है मुझे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में चाहिए और 50 योगा ग्रुप में चाहिए। वो तरीका, वो कुछ और चीज है। वो सैंपल जो आप मुझसे पूछ रही है ना, ये इसका सैम्पलिंग से कोई लेना देना नहीं है। वो सैंपल साइज कैलकुलेटर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम जी पावर बोलते हैं, यानी तो जी पावर से हम जानते हैं कि मेरे सैंपल का साइज कितना होना चाहिए, या नहीं तो कोई प्रीवियस स्टडी हुआ है मेरे ही टॉपिक पे या मेरे ही वेरिएबल पे, तो उस पेपर का हम ये रेफरेंस दे देते हैं कि इस पेपर में 50 बच्चे को लिया गया था, तो इसी बेसिस पे मेरे वेरिएबल्स भी वही है, तो इसी के हिसाब से मैं भी 50 बच्चे पे कर रही हूँ। 2 तरह से आप जो है सैंपल साइज निकालती हैं, या नहीं तो कोई सैंपल साइज कैलकुलेटर यूज करके, या नहीं तो प्रीवियस पेपर का रेफरेंस दे करके। और एक और तरह से निकलता है, मान लीजिए जैसे कि मैं पायलट स्टडी कर रही हूँ, तो पायलट स्टडी के बेसिस पे भी मेन स्टडी के लिए मैं सैंपल साइज निकाल सकती हूँ। सैंपल साइज अलग चीज हो गई, ठीक है, और सैम्पलिंग अलग चीज हो गई। जैसे मान लीजिए कि हम लोग सब आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप क्लास कर रही हैं, MDNY। ठीक है, अब क्या होगा कि मैं आपको बोलूं कि अब मैं ही आप पे जो है, मैं आप ही पे मुझे जो है रिसर्च करना है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जब मैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करूंगी तो उसमें एक स्पेसिफिक जो है आपको क्राइटेरिया बनाऊंगी। पहले हम ऐसा करते हैं, इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या, उसके बाद फिर मैं आप ही पे एग्जांपल देके बताऊंगी कि ये सैम्पलिंग करते कैसे हैं। ठीक है मैम। चलिए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करने का क्या तरीका है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करने का तरीका है कि प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट इन द पॉपुलेशन, रैंडमली सिलेक्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। ठीक है, कि जो भी आपका, अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कि एक विलेज का पॉपुलेशन है 10,000। ठीक है, और रिसर्चर्स क्या है, रेंडमली सर्वे 300 पीपल टू फाइंड द प्रिवेलेंस ऑफ हाइपरटेंशन। सॉरी, तो प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ विलेजर्स एंड रेंडमली सेलेक्ट 300 पीपल। मान लीजिए कि आपका MDNY का जो ग्रुप है उसमें मैंने जो है 250 बच्चे हैं। ठीक है, 250 बच्चे का मेरे पास लिस्ट आ गया। मैंने कहा राहुल जी, मुझे आपके जितने भी बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं मुझे उसका लिस्ट चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर जो है मैंने रेंडमली, मतलब 3 ऊपर से ले ली, 2 नीचे से ले ली, 5 20 से ले ली, इस तरह कर करके जो है मैं रेंडमली जो है सेलेक्ट कर ली। ठीक है, तो वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हुआ। देखिए, ये एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि इन अ विलेज पॉपुलेशन, मतलब 10,000 की पॉपुलेशन है उस बिल्डर, मतलब इसमें, और उसके पास रिसर्चर डिसाइड रैंडमली सर्वे 300 पीपल। अब 10,000 की पॉपुलेशन है, उसका सैंपल साइज क्या है, सैंपल साइज क्या है, 10,000 की पॉपुलेशन है, सैंपल साइज क्या है,
300। अब ये 300 से क्या क्या कर रहा है, वो प्रीवेलेंस निकाल रहा है कि इसमें 300 में कितने लोगों को हाइपरटेंशन है। Hypertension। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि ये जो 10,000 के मतलब ये है, वो विलेजर का लिस्ट बना लेता है। ठीक है, ये 10,000 लिस्ट उसके पास आ जाता है। ठीक है, ये 10,000 का लिस्ट उसके रिसर्चर के पास आ गया, और ये 10,000 में रेंडमली वो किसी को भी 300 लोगों को रेंडमली सेलेक्ट कर लेता है। तो इसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। ये 10,000 का लिस्ट। इसमें कुछ रेशो प्रोपोर्शन होता है कि जैसे कितना बड़े लोग, कितने सारे लोग हैं, उनमें से हमको कितने में करना चाहिए सो दैट कि हमारा जो रिजल्ट है वो करेक्ट आए। जैसे हाँ, यहाँ पर हाँ, तो ये सैंपल साइज मैंने कहा ना कि सैंपल साइज निकालना होता है। जब भी आप रिसर्च करती है ना, अब जैसे मान लीजिए इन्होंने 300 निकाला है, तो ये सैंपल साइज निकाला होगा इन्होंने पहले, चाहे तो वो सैंपल साइज कैलकुलेशन से निकाला होगा, चाहे तो किसी पहले वाले पेपर से निकाला होगा जो पहले इस तरह का रिसर्च हुआ है, या नहीं तो फिर वो कोई पायलट स्टडी होता है, उस बेसिस पे फिर मेन स्टडी का मतलब सैंपल साइज कैलकुलेट करना होता है आपको साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली भी। मैम रैंडम साइज में ऐसा हो सकता है क्या कि जैसे पर्टिकुलर हम लोगों ने कोई एज ग्रुप नहीं लिया, जैसे हम लोगों ने एक मतलब किसी भी एज के ले लिया, कोई 60 का है, कोई 70 का है, कोई 30 का है, कोई 20 का है रैंडम में, और जब बाकी ऐसा रैंडमली ले लिया, और बाकी जो दूसरे वाला आएगा उसमें हम लोग पर्टिकुलरली एक एज क्राइटेरिया सेलेक्ट कर देंगे, इतने वालों को ही हम लोग लेंगे ऐसा करके। नहीं, देखिए, जब भी आप रिसर्च करते हैं तो एक एज ग्रुप तो आपका प्री डिफाइन होना चाहिए पहले से। आपको जो आप फर्स्ट फेज में है ना, आपको उसी फेज में डिसाइड कर लेना है कि आपका जो पॉपुलेशन है उसका एज ग्रुप क्या होगा। बहुत बारी क्या होता है, जैसे यहाँ हाइपरटेंशन है, ठीक है, अब ये हाइपरटेंशन जो है यहाँ पे जिस लोगों को मतलब 300 लोगों में किसको किसको हाइपरटेंशन है उसी के हिसाब से वो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आपको अगर देखिए सैंपल बहुत तरह से हम लेते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा ही डिजीज है जो रेयर ही मिलता हो, ठीक है, कोई ऐसा डिजीज है जो रेयर ही मिलता हो, तो उसके लिए सैंपल साइज कैलकुलेशन की जरूरत, वो कम सैंपल साइज में भी काम हो जाता है अपना। समझ रहे हैं? अब जैसे मान लीजिए कि किसी को कैंसर पेशेंट पे कर रहा है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि कैंसर बहुत ही इसके लिए हॉस्पिटल जाना होगा रिसर्चर को, या कोई प्रेग्नेंट लेडी पे कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको जो है उसमें कम सैंपल साइज भी, मतलब जो पहला जो प्रीवियस पेपर पे रिसर्च हुआ है ना, उस सैंपल साइज पे भी आप कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका पॉपुलेशन, आप किस पॉपुलेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम जैसे हम लोग ने मास्टर्स में जब एसवीएस में किया था, तो जैसे वहां पर तो हमने सिर्फ सैंपल साइज 32 ले लिया, बट हम नॉर्मली अगर उसे नॉर्मल रिसर्च में जब फाइनल करेंगे पीएचडी में, तो हम उसे एज अ ले नहीं सकते क्योंकि वो तो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो मतलब ऐसा क्या डिफरेंस है कि मास्टर्स के टाइम पे उसे वैलिड मान लेते हैं, बट नहीं, लाइक एक्चुअली जो मास्टर्स वाला होता है वो पब्लिकेशन में नहीं जाता है ना, आप पीएचडी वाले प्रोसेस पे नहीं होते हैं, आपका इथिकल अगर कमिटी। हम लोग मास्टर्स वाले को कभी कभी कुछ लोग मतलब उसको भी हाँ, पब्लिश अगर आप करवाते हैं। मास्टर्स वाले, हाँ, बहुत सारे लोग हैं हमारे यूनिवर्सिटी में जिन्होंने मास्टर में जो यस टॉपिक मैम, लिया यस। था उसी पे पीएचडी कर लिया, तो उसमें आपको हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि आपका पेपर पब्लिकेशन कराना है, आपको इथिकल कमिटी से उसको पास कराना है। अब आप जो भी करेंगे उस पे जो है आपको ध्यान रखना होगा कि उसकी पीएचडी की क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, यस उस मैम। टॉपिक से आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मास्टर्स में क्या होता है, पब्लिक आपको सिर्फ सिखाने के लिए आपको ये करवाते हैं, रिसर्च कराते हैं कि आप सीख जाइए, आपको पीएचडी में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यस इसलिए जो मैम। है उसमें आप कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जब आपको पीएचडी करना होता है तो वो सिस्टमैटिक तरीके से करना होता है। ठीक है, मैम ये जो एग्जाम्पल दिया था डिसीज वाला, तो हाँ मैम मतलब एक हाइपरटेंशन का जो हमारा टॉपिक है वो हाइपरटेंशन का है, तो हाँ हाँ उसके लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर सैंपल साइज रखा 300। हाँ बट हाँ तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि ऑटो इम्यून डिसीजेज हैं इसलिए इनके लिए स्पेसिफिक सैंपल साइज की जरूरत है, बट जो स्पेसिफिक डिसीज है जैसे कि कोविड एंड ऑल, तो इसके लिए लिमिटेड सैंपल भी चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको डिपेंड करता है कि उस पॉपुलेशन में उसका क्वांटिटी क्या है। अब जैसे मान लीजिए मैंने प्रेग्नेंट लेडी का एग्जांपल दिया, तो अब जब जैसे मान लीजिए 10 प्रेग्नेंट लेडी ही हॉस्पिटल में है, तो हम 10 पे ही करेंगे फिर। ठीक है, वो प्रीवियस पेपर का हमें एक दे देना होगा कि जो प्रीवियस पेपर में हुआ था वो 10 पे हुआ था या 20 पे हुआ था। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उस पॉपुलेशन में से वो सैंपल कितना है, मतलब वो रेयर है, कोई कोई रेयर डिजीज होता है तो कम कम सैंपल साइज लेना होता है उसका। ठीक है,
चलिए अभी सैंपल साइज पढ़ेंगे बट तो हम डिस्कस करेंगे, अपने आप अभी हम लोग सैंपल टाइप साइज डिसाइड, हाँ, ठीक अपने है। आप से तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना सैंपल साइज, वो हाँ तो हाँ, जो भी वो हमें सैंपल डी साइज पावर में भी देगा अब, वही। हाँ वो सैंपल साइज भी पढ़ाना है मुझे आपको। तो अभी अच्छा। फिलहाल हम लोग सैम्पलिंग सीख ले कि हम लोग सैम्पलिंग कैसे करते हैं। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग होता है। सिस्टमैटिक, अब देखिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या था, अपने मन से हमने कुछ भी कहीं से भी ऊपर नीचे दाएं बाएं से उठा लिया, ठीक है, पूरा डेटा हमारे पास आ गया, 100% डेटा आ गया, उसमें से हमने अपने हिसाब से कर लिया। इसमें क्या होता है कि सेलेक्ट फर्स्ट पार्टिसिपेंट रेंडमली फ्रॉम अ पॉपुलेशन लिस्ट, फिक्स अ सैम्पलिंग इंटरवेंशन एंड सेलेक्ट पीपल एट अ फिक्स्ड इंटरवल। देखिए अब इसको मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आप लोग सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। अब मैं आपको नंबरिंग कर देती हूँ। मेरे सिस्टम में जैसे नंबर दिख रहा है कि जो प्रियंका जी है वो नंबर 1 हो गया, मैं 2 नंबर लेती हूँ, 1 और 2, ठीक है। प्रियंका जी को मैंने नंबर 1 दे दिया, साधना जी को मैंने नंबर 2 दे दिया, फिर महेश जी को मैंने नंबर 1 दे दिया, इस तरह करके 1 और 2 नंबर दे दी मैं आपको सबको, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बोली कि नंबर 1 वाले अलग हो जाओ और नंबर 2 वाले अलग हो जाओ। समझ रहे? मैंने आप सभी को नाम के बदले एक एक नंबर दे दिया, चाहे तो 1 नंबर दे दिया, चाहे तो 2 नंबर दे दिया। मैं कोड दे दिया एक तरीके से। एक कोड दे दिया आपको, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, एक कोड दे दिया, एक को मैंने कोड 1 दिया, एक को कोड 2 दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी कि जो कोड है, मतलब जो कोडिंग मैंने किया है, कि अब जिसको जिसको मैंने सेकंड कोड दिया है, अब वो मेरे सैम्पलिंग में आ जाओ। अब वो जो 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 7th, मतलब जो जो सेकंड नंबर पे जिसको जिसको मैंने कोड 2 दिया है वो मेरे सैम्पलिंग में आएगा, ठीक है। तो एक इंटरवल है ना। सिंपल रैंडम में क्या था, मैं अपने हिसाब से कुछ भी कर ली, मैंने कोई कोडिंग नहीं किया वहां पे। लेकिन सिस्टमैटिक में एक सिस्टम से हम कर रहे हैं, सिस्टम से कर रहे हैं, मतलब रिसर्चर सेलेक्ट थर्ड पर्सन रैंडमली फ्रॉम द पॉपुलेशन लिस्ट एज अ फर्स्ट मेंबर एंड फर्दर सेलेक्ट 7 पर्सन फॉर द स्टडी। हियर 7 इज द सैम्पलिंग इंटरवेंशन। ये सैम्पलिंग इंटरवल बताया है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक कोड मैंने दे दिया 1 2 1 2 1 2, और फिर मैंने बोला कि जिसको जिसको मैंने 2 दिया है वो मेरे रिसर्च पे आ जाओ। तो एक सिस्टमैटिक चल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि नीचे से 2 ले ली, बीच से 2 ले ली, ऊपर से 2 ले ली। अगर ऐसा करती तो वो सिस्टमैटिक होता। सिस्टमैटिक रैंडम नहीं हो, मतलब इसमें एक सिंपल सिस्टमैटिक, रैंडम। मतलब इसमें सिंपल रैंडम। रैंडम सैम्पलिंग इसमें भी हो रहा है, लेकिन एक सिंपल नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक है, एक कोडिंग के थ्रू हो रहा है। आई बात समझ में, सिंपल और सिस्टमैटिक में? सिंपल में हम कहीं से अपने हिसाब से कुछ भी कहीं से भी उठा ले रहे हैं, लेकिन सिस्टमैटिक में एक सिस्टम है, एक कोडिंग है कि इस नंबर वाले को मैंने जो है अपने रिसर्च में शामिल किया है, तो ये सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग हो गया। क्लियर है सभी को सिंपल और सिस्टमैटिक में? जी मैम। जी मैम। ठीक है। मैम हाँ हाँ बताइए। मैम जैसे कि एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हाँ हाँ एक स्कूल में मैं गया हाँ हाँ और उस स्कूल में मैंने जैसे फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास के बच्चे थे, ठीक उनमें है। से बोला कि मैंने 10 बच्चों को मुझे सेलेक्ट करना था, तो मैंने एक 5वीं क्लास के 4 बच्चों को ले लिया और 10वीं क्लास के 6 बच्चों को ले लिया। ठीक तो है। ये रैंडम सैम्पलिंग फॉर एग्जांपल, और सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग की फर्स्ट से लेके मैंने 10 तक के एक एक बच्चे को ले लिया। तो हाँ ये सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग ये ठीक है क्या? उसमें आप कोडिंग किए, आप जैसे मान लीजिए 1st से 10 तक का, ये तो बहुत ज्यादा आपने गैप ले लिया, ठीक है। तो उसमें जब आप सेटन कोडिंग, मान लीजिए कि 1000 बच्चे हैं, ठीक है, जैसे कि अभी आप लोग 250 बच्चे हैं, मान लीजिए 250 में मैं 1 2 1 2 कोडिंग कर रही हूँ ना, ठीक है। तो 250 में क्या हो रहा है, 1 2 1 2 1 2 कोडिंग हो रहा है, फिर मैं बोल रही हूँ जिसको इसको 2 नंबर मिला वो मेरे 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 रिसर्च में आ जाओ। तो एक सिस्टमैटिक्स हुआ ना। उसी तरह जब आप स्कूल जाते हैं, तो मान लीजिए कि आपने बोला कि फर्स्ट सेकंड में जो है 500 बच्चे हैं, आपने इसी तरह किया, आपने एक कोड दे दिया, या एक सैटन इंटरवेंशन इंटरवल पे मान लीजिए कि आपने हर 7वें बच्चे को अपने स्टडी में लिया, या हर 10वें बच्चे को अपने, मतलब आपने काउंटिंग शुरू की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 10th स्टूडेंट होगा वो मेरे सैम्पलिंग में आएगा। मतलब एक कोडिंग है आपके पास, इसके लिए आप एक कोडिंग पे काम कर रहे हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रहे हैं। ये नहीं कि 2 इधर से निकाल लिया, 3 इधर से निकाल लिया, ये नहीं, ये सिंपल तरीके से नहीं, एक सिस्टमैटिक तरीके से आप काम कर रहे होते हैं। एक सिस्टम हो गया ना कि हर 10वां बच्चा को आप बुला रहे हैं
कि अगर 250 बच्चे हैं तो जो जिस पे 10 नंबर आएगा वो मेरी रिसर्च में शामिल हो जाओ। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से चल रहे हैं ना। मैम फिर आपके कहने का मतलब है जो सिंपल और सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग है वो हमारी सिर्फ छोटी पॉपुलेशन पे पॉसिबल है, वो बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप हो तो वहां पे ये नहीं नहीं, इतना देखिए क्या होता है कि ये तो मैं आपको यहाँ एग्जांपल दे रही हूँ। जो हम सैम्पलिंग टेक्निक करते हैं वो कंप्यूटर से होता है। जैसे मान लीजिए मैं स्कूल जाती हूँ, ठीक है, स्कूल में बहुत बच्चे हैं, मान लीजिए कि बच्चे 1000 बच्चे हैं, तो मुझे तो सबसे पहले उसका बहुत बारी क्या होता है, जो सैम्पलिंग टेक्निक होता है हम कंप्यूटर से भी करते हैं। जब सैंपल बहुत बड़ा होता है ना, तो ऐसा नहीं, अगर आप मैनुअल कीजिएगा तो दिक्कत होगा, लेकिन आप कंप्यूटर के थ्रू मान लीजिए जो है एक बार करती हैं, या चीट के थ्रू करती हैं कि अपने आपको पहले से उस सैंपल के बारे में डिटेल पता चल गया। देखिए जब भी आप प्रोबेबिलिटी करती है तो आपको पूरे सैंपल के बारे में पता होना चाहिए, इस चीज का ध्यान ध्यान रखिएगा। ये अप्रोक्सीमेटली कुछ नहीं होता है यहाँ पे। हर सैंपल में देखिए, सिंपल में भी है तो वो 1000 कैंडिडेट का उसका लिस्ट है उसके पास। ये जो मेरा पूरा पॉपुलेशन का लिस्ट है रिसर्चर के पास, ऐसा नहीं है कि 1000 में से जो है हमारे पास 700 का ही लिस्ट है और हम 700 में नहीं, 1000 है तो 1000 का लिस्ट होता है, ठीक है। जब भी आपका जो है यही फर्क है, जो मतलब आपको मैंने कहा ना कि इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं, ये अच्छा सैम्पलिंग माना जाता है। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसको अच्छा सैम्पलिंग इसलिए मानते हैं क्योंकि ये पूरा होल 100% का लिस्ट होता है आपके पास। समझ रहे हैं? जी सिंपल और मैम। सिस्टमैटिक में, सिंपल में हम कहीं से कर रहे हैं और सिस्टमैटिक में बस यही है कि हम एक सिस्टम बना के कर रहे हैं। ठीक ठीक मैम, ये वैसे यूजुअली यूज कहाँ पर होता है? कहीं पर? ये जो है, जैसे मान लीजिए आप जब रिसर्च करने जाते हैं, और मैं सही बताऊं तो अभी पूरा सैम्पलिंग में पढ़ाऊंगी, उसके बाद प्रैक्टिकली आपसे बात करूंगी कि होता क्या है, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। देखिए वो सिंपल था, सिस्टमैटिक था, ये स्ट्रेटिफाइड है। इसमें क्या होता है, स्ट्राटा बनाते हैं हम। स्ट्राटा कैसे बनता है कि देखिए, व्हेन अ सर्टेन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑलरेडी नोन, subgroups are created to represent those population characteristic in the sample. Those subgroups is similar characteristic are called as strata. अब देखिए स्ट्राटा कैसे बनता है, आप इसको इस तरह से समझिए। एग्जाम्पल इसका कुछ खास नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरा सर्वे टीचर के ऊपर है, ठीक है, तो टीचर के ऊपर है तो टीचर मतलब क्या, मुझे एक स्ट्राटा बनाना होगा। उसका स्ट्राटा कैसे बनाएंगे, स्ट्राटा बनाएंगे कि उस टीचर में से कोई टीचर मेल होगा, कोई फीमेल होगा, कोई टीचर योगा होगा, कोई टीचर नॉन 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 योगा होगा। जैसे कि मैं अभी आपको सर्वे फॉर्म भी नहीं मिला है ना, मैं कल सर्वे फॉर्म भी भेजी थी, मिला है सर्वे फॉर्म? नो मैम। नो मैम, नहीं। मैं आपको बताती हूँ, देखिए अब जैसे कि मैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कर रही हूँ, तो कोई भी सैम्पलिंग में क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग सबसे अच्छा सैम्पलिंग माना जाता है जब आपका सैम्पलिंग बहुत बड़ा सैम्पलिंग हो। अब जैसे मेरा सर्वे टीचर के ऊपर है, तो मैं क्या कर रही हूँ, स्ट्राटा बनाऊंगी। स्ट्राटा कैसे बनाऊंगी, स्ट्राटा बनाऊंगी कि एक टीचर मेल भी है, एक टीचर फीमेल भी है, एक टीचर गवर्नमेंट है, एक टीचर प्राइवेट है, एक टीचर योगा टीचर है, एक टीचर नॉन योगा टीचर है। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये छोटा छोटा स्ट्राटा बना रही हूँ, ग्रुप बना रही हूँ, ताकि कल जब हम डेटा एनालिसिस करें तो उसमें दिखे कि इस सर्वे में इतने मेल टीचर ने पार्टिसिपेट किया, इतने फीमेल टीचर ने पार्टिसिपेट किया, इतने गवर्नमेंट टीचर है, मेल टीचर में इतने गवर्नमेंट है, इतने प्राइवेट है, मेल टीचर में इतने योगा टीचर है, इतने जो है नॉन नॉन योगिक टीचर है, फीमेल टीचर में इतने गवर्नमेंट, मतलब इस तरह करके हम छोटा छोटा स्ट्राटा ही तो बना रहे हैं, सब ग्रुप बना रहे हैं ना, एक ही पॉपुलेशन। मेरा पॉपुलेशन कौन है, टीचर है, ठीक है, मेरा सैंपल जो है वो टीचर है, लेकिन उसका हम सब ग्रुप बना रहे हैं। तो सब ग्रुप को जो हम बनाते हैं, दो सब ग्रुप इज सिमिलर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक मींस कि एक मेल है तो उसको मेल ग्रुप में ही रख रहे हैं, एक फीमेल है तो उसको फीमेल ग्रुप में रख रहे हैं, एक गवर्नमेंट टीचर है तो उसको गवर्नमेंट में रख रहे हैं, एक प्राइवेट टीचर है तो उसको प्राइवेट में रख रहे हैं, एक योगा टीचर, तो सेम सब ग्रुप होना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहाँ पे हम एक ही सैंपल का छोटा छोटा स्ट्राटा बना रहे हैं। आ रही बात समझ में? मैम ये फिल्टरेशन लगाने के लिए कर रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये स्ट्राटा आपका फिल्ट्रेशन के लिए बनता है, और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग बहुत अच्छा सैंपलिंग माना जाता है। लेकिन ये सैंपल्स, मतलब इसमें सैंपलिंग इतना ज्यादा, मतलब ये जैसे मान लीजिए इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो जब भी हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करते हैं तो ये गवर्नमेंट भी 10 साल में ही करवा पाती है। आप सोचिए इतना टफ होता है।
हम इकोनॉमिक्स में जो रिसर्च होते हैं हाँ यूजुअली में यही पैटर्न यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये गवर्नमेंट सेक्टर, अब जैसे मान लीजिए मैं टीचर पे कर रही हूँ, अब मैं टीचर का डेटा कहाँ से लेके आऊँ, क्योंकि आपको कोई भी ये सब डेटा प्राइवेट होता है किसी कंट्री का। आप ओपन एक्सेस आप गूगल पे सर्च करके देखिए, आपको टीचर का डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब डेटा प्राइवेट होता है, तो गवर्नमेंट भी इन सब डेटा पे 10 साल पे करवाती है सर्वे। ये आप जब गवर्नमेंट सर्वे तो देखेंगे ये ना, जो तूने सेकंड लाइन में लिखा है लाइक पार्टिसिपेंट्स इन द सैंपल्स आर सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट, इसका मतलब हाँ, क्या है? participant in the sample are selected to represent the population in similar proportion. Similar proportion मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका जैसे मान लीजिए इंडिया में 10 टीचर है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि इंडिया में 10 टीचर है, ठीक है, तो मेरा सैंपल साइज कितना होना चाहिए? अब जैसे मान लीजिए कि 10 टीचर है, तो मेरा सैंपल साइज हुआ, एक टीचर से तो होगा नहीं, 10 ही लेना होगा पड़ेगा नहीं, मैम। ठीक है। और अगर मैं इसको गवर्नमेंट प्राइवेट में भी कर रही हूँ, तो एक सेटन उसमें भी प्रपोर्शन होता है। ये बहुत डिफिकल्ट है, ये सिर्फ पढ़ के पास करने के लिए है ये वाला सैम्पलिंग, ये रिसर्चर के बस का बात नहीं है, ठीक है। बस इसको इतना जानिए कि ये जो है इसमें स्टार्टा बनाते हैं, उसमें जैसे आपने बोला कि फिल्टर लगाते हैं, बिल्कुल सही सही वर्ड यूज किया है आपने, ठीक है, ताकि हमें उसमें एक ही मतलब टीचर ही सैम्पलिंग है, लेकिन उसका छोटा छोटा हम स्टार्टा बना रहे हैं, समझ रहे हैं? तो हर स्टार्टर जो होगा मैम वो सब हमारे सैंपल साइज में इंक्लूड होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, जब डेटा सारे सब आएगा ना, ग्रुप? आप जब कभी पेपर पढ़िएगा तो आप देखिएगा उसमें लिखा होता है कि इतने मेल टीचर ने, इतने फीमेल, वो कहाँ से आता है? वो रिसर्च से ही तो आता है क्योंकि मैम कि इसमें तो हमने ऐसा कुछ करा ही नहीं ना कि पॉपुलेशन में से थोड़े थोड़े लोगों को एज अ सैंपल निकाल लिया। इसमें तो हाँ, सारी पॉपुलेशन को आपने सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो मतलब पूरी पॉपुलेशन हमारे एज अ सैंपल भी वर्क कर रही है, क्योंकि आप बोल रहे हो सारे नहीं सब नहीं ग्रुप को देखिए, यूज नहीं नहीं करेंगे। देखिए, ये पॉपुलेशन देखिए, ये जब भी हम बात कर रहे हैं, देखिए इसमें पॉपुलेशन दिया हुआ है, लेकिन हम तो सैंपल पे काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि 1 लाख टीचर है, 1 लाख मेल टीचर है मान लीजिए, तो 1 लाख मेल टीचर में हमें कुछ ना कुछ तो अपना एक सैंपल बनाऊंगी ना मैं, कि 1 लाख में मैं 10,000 पे ही कर सकती हूँ। तो अच्छा, उन 10,000 को हम सब ग्रुप्स में डिवाइड बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो हमें सब पे नहीं, यहाँ पे सारा इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पे हम सारा इंक्लूड कर भी नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है हमें इंक्लूड करना। मैंने कहा ना, ये रिसर्चर के बस का बात नहीं, बहुत टफ होता है ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, बहुत टफ सैम्पलिंग है। आप ये सोचिए कि गवर्नमेंट भी इस तरह का सैम्पलिंग हर 10 साल पे कराती है, वो सेंसस होता है ना, वो हर 10 साल पे होता है। तो ये जो है गवर्नमेंट भी जो है इस तरह के सैम्पलिंग को 10 साल में करवा पाती है। तो आप सोचिए एक इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल रिसर्चर को कभी डेटा ही नहीं मिलेगा सारा का सारा, क्योंकि हर कंट्री के लिए ये सब डेटा प्राइवेट डेटा होता है। ऐसे ही मैं जाऊंगी डेटा सेंटर में बोलूंगी डेटा दे दो, नहीं देगा मुझे वो, समझ रहे हैं? नेशनल सर्वे जी। कर रहे हो हाँ, तो फिर आपको भी तो अश्योरिटी नहीं है ना कि कितना पॉपुलेशन कवर तो होगा। फिर मैं फिर ये सैम्पलिंग नहीं करूंगी ना, मैं तो समझाने के लिए बोल रही हूँ आपको ये चीज। देखिए कुछ चीजें मैं आपको समझाने के लिए बोलती हूँ, वो सच नहीं होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बोली कि अगर मैं टीचर पे कर रही हूँ तो मैं ये सैम्पलिंग नहीं कर रही हूँ, मैं कोटा सैम्पलिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये सैम्पलिंग मेरे बस का नहीं है। मेरे पास डेटा ही नहीं आएगा पेरेंट्स कितने हैं। अब यस पेरेंट्स में भी स्टार्टा बनाओ कि अब इतने एज के पेरेंट्स है, सिंगल पेरेंट्स है, मतलब उसमें स्ट्राटा बनाना पड़ता है। कोई भी आप इसको लेते हैं तो आपको स्ट्राटा बनाना पड़ता है, बस ये समझ के रखिए आप। तो स्ट्राटा बनाना हम लोग के एक सिंगल रिसर्चर के पास का बात नहीं है, आपको ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बहुत कम दिखेगा जब आप मैम तो पेपर आपके करेंगे। कहने का मतलब है ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग सिर्फ हमारे समझने के लिए, अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट होता है इसमें वो डिफिकल्ट करना। होता है, ये बहुत डिफिकल्ट सैम्पलिंग होता है, क्योंकि जानती है आपको अब तो पहले देखिए, अगर आपको डेटा मिल जाता है तब तो ठीक है कि चलिए आपको डेटा मिल गया, आपने उस पर काम कर लिया। लेकिन आपके पास डेटा नहीं रहेगा तो आप शुरुआत ही नहीं कर सकते। कैसे स्टार्टअप बनाएगा, कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट टीचर कितने हैं इंडिया में, प्राइवेट टीचर कितने हैं? आपको उसके लिए डेटा तो चाहिए, ठीक है, समझ गए? मैम और ये भी बोल सकते हैं जो मतलब ज्यादा पॉपुलेशन के ऊपर ही ये वाली सैम्पलिंग यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें रिफाइनमेंट बहुत है, हर ग्रुप में उसको रिफाइन करना पड़ता है। मेरिट कितने हैं, नॉन मेरिट कितने हैं, इस तरह से आपको पूरा ग्रुप बनाना होता है, फिल्ट्रेशन करना होता है। मैम सपोज कि टॉपिक की नीड है कि हम स्ट्रैटेजा मतलब सैम्पलिंग यूज करें, स्ट्रैटा सैम्पलिंग यूज करें और हमने नहीं करा है तो भी तो टॉपिक हमारा मतलब ऑब्वियसली हाइपोथेसिस प्रूफ नहीं होगी। नहीं नहीं, हाइपोथेसिस देखिए, अभी पहले पूरा सैम्पलिंग पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि क्या होता है हम लोग के साथ, ठीक ओके है। अभी 1 बाय 1 इसको बस आप ये समझते जाइए कि सिंपल, सिस्टमैटिक और स्ट्रेटिफाइड कैसे तीनों डिफरेंट है आपस में,
समझ गए? 3 चीज क्लियर हो गया ना, सिंपल, सिस्टमैटिक और स्ट्रेटिफाइड, ये 3 सैम्पलिंग क्लियर है सबको? जी मैम। ठीक है, ये लास्ट है, ये करके फिर टाइम भी हो रहा है। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग हमेशा जो है एक नेचुरल सेटिंग में बनता है। ठीक है, नेचुरल सेटिंग में कैसे बनता है? मान लीजिए कि ये जब बहुत बड़ा, जब पूरे एक, मान लीजिए मुझे कर्नाटका पे करना है तो एक क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग होगा, जैसे कि डिवाइड द लार्ज ज्योग्राफिकल रीजन इनटू स्मॉल क्लस्टर, रैंडमली सेलेक्ट क्लस्टर फॉर स्टडी। ये नेचुरल सेटिंग में काम करता है। जैसे इससे भी एग्जांपल है कि इन अ स्टेट वाइड सर्वे द होल स्टेट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस डिस्ट्रिक्ट, required number of clusters are randomly chosen for study। अब देखिए ये नेचुरल सेटिंग कैसे हो गया? मान लीजिए कि आपका एक दिल्ली एक स्टेट है, दिल्ली स्टेट में क्या है कि उसमें कितने सारे, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं ना, एक नेचुरल डिवीजन भी तो होता है कि इतने हिंदू है, इतने मुस्लिम्स है, इतनी जो है इतने डिस्ट्रिक्ट है, उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज हम ले लिए। मतलब जो नेचुरल सेटिंग में रहता है और बहुत बड़ा सैंपल होता है तब हम क्लस्टर सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में, एक स्टेट में 5 डिस्ट्रिक्ट है और हम पांचों डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा थोड़ा ले लिए। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में 4 रिलीजन रहते हैं, हम चारों रिलीजन से, मतलब इसमें आपको स्ट्राटा नहीं बनाना होता है, ये नेचुरल स्ट्राटा पहले से बना होता है और उससे आप जो है उस बेसिस पे आप जो है सैंपल लेती है, तो इसको क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। आया समझ में? इसमें भी स्ट्राटा, देखिए इसमें भी एक ग्रुप बन रहा है, लेकिन वो ग्रुप नेचुरल सेटिंग में है, मतलब वो ग्रुप पहले से बना हुआ है, वो डिवीजन पहले से है। जैसे मान लीजिए कि किसी स्टेट में आप देख रही हैं कि 10 डिस्ट्रिक्ट है और मेरा क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट से जो है हमने सैंपल इकट्ठा कर लिया। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस मैम। ठीक है, तो ये हमेशा नेचुरल सेटिंग में होता है, ये पहले से इसका स्ट्राटा बना हुआ है, ये पहले से जो है ये नेचुरल सेटिंग में है और हम जब उससे सैंपलिंग करते हैं तो उसको क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। आज आपका ये सिस्टमैटिक, ये प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया। ठीक है, ये 4 आप समझ के रखिए। पहला क्या था? सिंपल। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? सिस्टमैटिक। तीसरा क्या था? स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर। चौथा क्या है? क्लस्टर। चारों क्लियर है आप सभी को? मैम जी इसको मैम। ऐसा बोल सकते हैं क्या, ये लास्ट वाला जो क्लस्टर था, जैसे कि हम जब स्टार्टिंग में ही जब रिसर्च करते हैं तो आपने ये बताया था कि जो मतलब जो मैंने किया, नेक्स्ट अगर वो उसी चीज को करेगा तो वो उसके लिए अप्लाइड हो जाएगा, तो क्योंकि इसमें डेटा उसको ऑलरेडी पहले से ही मिल रहा है। देखिए वो अभी जो है ना, अप्रोच वाला मत जाइए, अभी टाइप्स ऑफ रिसर्च, अभी आप सैम्पलिंग कर रही हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वो जो था आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च था, यहाँ पे आप सैम्पलिंग कर रही हैं कि अपने रिसर्च के लिए आप सैम्पलिंग कैसे कैसे ले सकती हैं। ठीक है, अभी उस चीज को मत सोचिए, अभी वो चीज सोच के इसको करेंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अभी बस आप ये सोचिए कि ये इतने तरह के सैम्पलिंग होते हैं और किस सैम्पलिंग में क्या होता है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैम एक एक लाइन में फिर से बता दीजिए इसको। यस मैम। ठीक है, देखिए सिंपल रैंडमिंग में क्या हो रहा है, हम कहीं से भी, मेरे पास 1000 लोगों का डेटा है और मैं ऊपर नीचे दाएं बाएं अपने मन से जो है सैम्पलिंग कर रही हूँ, जो भी मेरा मन कर रहा है उस समय, मेरा मन जैसा भी हो, ऊपर से लेने का मन कर रहा है डेटा तो ऊपर वाले, मतलब ऊपर के लिस्ट से ले रही हूँ, कभी सेकेंड लिस्ट से ले रही हूँ, क्योंकि 1000 डेटा है तो वो नंबर ऑफ लिस्ट भी होगा ना उसमें। ठीक है, कभी मैं थर्ड पे, मतलब वो मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, उसमें कोई मैं सिस्टम नहीं लगा रही हूँ। ठीक है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में क्या है कि मैं कोडिंग में रैंक दे रही हूँ, मैं रेंडमली जो है सारा डेटा 1000 लोगों का डेटा है मेरे पास और मैं बोल रही हूँ कि जिसपे भी सेकंड नंबर आएगा वो मेरे रिसर्च में आ जाएगा। ठीक है, उसमें एक सिस्टम बना हुआ है। क्लियर है? ठीक है, यस मैम। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या है कि एक ही तरह का पॉपुलेशन है, मान लीजिए एक सर्टेन पॉपुलेशन में एक टीचर को ले रही हूँ तो उस टीचर का सब ग्रुप बना रही हूँ और उस सब ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्ट्राटा बोलते हैं। उसमें ये बना रही हूँ कि वो मेल है कि सॉरी मेल है, फीमेल है, मैरिड है और अनमैरिड है, योगा टीचर है, नन योगा टीचर है, वो जो है मतलब आपका गवर्नमेंट टीचर है, प्राइवेट टीचर है, इस तरह करके एक स्ट्राटा बनता है, एक सब ग्रुप बनता है। देखिए एक सब ग्रुप बना रहे हैं ना, तो इस सब ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्ट्राटा।
ठीक है। और इसमें क्या है कि अगर टीचर है तो टीचर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो है हम कोई और पेरेंट्स को ले लिए उसमें, ठीक है, क्योंकि मेरा सैंपल क्या है, टीचर है, कोई भी यस टीचर हो, सारा टीचर चलेगा, लेकिन जब उसका डिवीजन होगा, जो सब ग्रुप बनाए हैं उस ग्रुप सब ग्रुप में उसको सेलेक्ट करना होगा। अभी आप सर्वे भरेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। मेरे भी सर्वे में मैंने ऐसे ही किया हुआ, उसको डिवाइड की हुई हूँ। जो मैं आपको डेमोग्राफिक सेगमेंट में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उस इसी डिवीजन के यही स्ट्राटा बनाने के लिए, ठीक है मैम स्ट्राटा बनाना मतलब ग्रुप सब ग्रुप बनाना, बनाना, मतलब एक ही सैंपल सब का ग्रुप हम सब बनाना। ग्रुप बना रहे हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए आप लोग हैं ना, योगा स्टूडेंट है सब लोग, तो योगा स्टूडेंट पे मैं कैसे बना दी, कुछ लोग मैरिड है, कुछ लोग अनमैरिड है, कुछ लोग लड़के हैं, कुछ लोग लड़कियां हैं, कुछ लोग जो है ऑनलाइन पढ़ते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो इस तरह करके मैं सब ग्रुप बना रही हूँ ना। आपका ग्रुप यस तो मैम। एक ही है, लेकिन एक सब ग्रुप में बनाते जा रही हूँ, ठीक है, तो उसी को स्ट्राटा बोलते हैं इसमें। क्लियर है सभी को? यस मैम। देखिए टाइम भी बहुत हो गया, आज दीक्षा मैम क्लास भी है आपकी, थैंक यू। ठीक है। और ये क्लस्टर सैम्पलिंग में है कि ये नेचुरल सेटिंग होता है, इसमें आपको स्ट्राटा आपको नहीं बनाना होता है, इसमें पहले से एक नेचुरल सेटिंग में है कि आप एक स्टेट को कर रही हैं और उस स्टेट में 10 डिस्ट्रिक्ट है, तो उस 10 डिस्ट्रिक्ट से आप सैम्पलिंग ले रही हैं, या आप रिलीजन के ऊपर सैम्पलिंग ले रही है कि इतने हिंदू आएंगे, इतने मुस्लिम्स आएंगे, मतलब वो नेचुरली वो जो है उस ये मतलब वो क्लस्टर बना हुआ है उसका, उसमें आपको कुछ बनाना नहीं पड़ता है, उस नेचुरल सेटिंग से ही आप उसमें सैंपल लेते हैं, ठीक है। यस मैम। मैम दीक्षा मैम की क्लास 6 बजे से अभी ग्रुप में मैसेज आया हुआ है। अच्छा, अभी नहीं है क्लास उनकी? अच्छा, मुझे लगा वो वेट कर रही होंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो अब इसको कंप्लीट कर ले कि फिर रहने दे यहीं तक? मैम कर सकते हैं कर आप लोग सकते को हैं। मन है पढ़ने का तो फिर मैं कंप्लीट करूं फिर इसको। हाँ। यस मैम। मैम यस मैम। आज हम सैम्पलिंग कंप्लीट कर देते हैं, फिर कल हम लिटरेचर रिव्यू का क्लास ले लेंगे। स्ट्राटा सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग में मैनुअल और नेचुरल बस यही डिफरेंस है ना, कि एक में मैनुअल सैम्पलिंग कर हम डिवीजन हाँ, करते हैं और एक बिल्कुल नेचुरल बना हुआ है। बिल्कुल, ये नेचुरल बना हुआ है, और जो हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कर रहे हैं उसमें हम सब ग्रुप खुद बना रहे हैं, ठीक है, उसमें हम खुद ही बना रहे हैं, कौन मैरिड कौन अनमैरिड, वो नेचुरल नहीं बना हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्टेट में अगर मान लीजिए आप कर रही हैं, तो डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट तो खुद बना हुआ है ना, आप डिस्ट्रिक्ट नहीं बना रहे हैं ना, ये तो डिस्ट्रिक्ट वाइज मान लीजिए कोई मान लीजिए कोई एक कंट्री ही है, समझ लीजिए एक कंट्री इंडिया है, ठीक है, 29 स्टेट्स है, तो ये 29 स्टेट्स आप तो नहीं बना रहे हैं मैम। फिर वो स्टेट्स में भी जो है आपका डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है, वो डिस्ट्रिक्ट आप तो नहीं बना रहे हैं, मतलब वो नेचुरली जो है वो डिवाइडेड है, नेचुरल डिवीजन है उनके बीच में, ठीक है। मैम। क्लियर है सभी को? ये क्लियर है सभी को ये? जी मैम। ओके, अब देखिए, अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में तो हमको ये पहले पता ही नहीं होता कि सैम्पलिंग में ये कितने पार्टिसिपेंट हैं। जैसे उसमें था ना कि 1000 का लिस्ट आपके पास आ गया, आपके पास सारे पॉपुलेशन का लिस्ट आ गया, उसके हिसाब से आप काम कर रही हैं। इसमें क्या है कि कन्वेनियंस सैम्पलिंग में कि हम घूमते फिरते कहीं से भी मिल गया, हमने ले लिया। अब क्या है कन्वेनियंस सैम्पलिंग, मान लीजिए कि मैं कैंपस में रहती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, बहुत सारे जो है इंडियंस भी है, तो हम क्या करते हैं, यहीं से जो भी घूमते फिरते मुझे मिल गया, भाई मेरा फॉर्म भर दो, हो गया, ठीक है। पार्टिसिपेंट आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन कन्वेनियंस, ये रिसर्च के कन्वेनियंस पे, इजी अवेलेबिलिटी एंड अप्रोचेबिलिटी, सैंपल में नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। अब एक बात बताइए, मान लीजिए मुझे सारे स्टेट से जो है डेटा कलेक्ट करना है, और मैं यहीं पे बैठे बैठे जितने लोग घूम फिर रहे हैं उससे मैं डेटा भरवा लूं, तो वो क्या सैंपल मेरा रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन को? नहीं करेगा ना, क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि जो है मैं यहीं पे बैठे बैठे जो मेरा इजी अप्रोचेबल है, जो मेरे लिए कन्वेनियंस है, मैं उसी के हिसाब से जो है सैंपल ले रही हूँ, मैं उसके लिए कोई मेहनत तो नहीं कर रही हूँ, कोई डेटा तो नहीं निकाल रही हूँ, ठीक है, तो इसको कन्वेनियंस सैंपलिंग बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए मैंने कहीं पे नोटिस बोर्ड लगा दिया कि भैया जो एमएससी का स्टूडेंट है, ये मैं फॉर्म चिपका रही हूँ, इस फॉर्म को भर देना, तो मैं अपने कन्वेनियंस के हिसाब से काम कर रही हूँ ना,
मैं उसके लिए, जैसे अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या कर रहे थे, पूरा डेटा निकाल रहे थे, उसके पीछे वर्क कर रहे थे, उसके पीछे मेहनत कर रहे थे, उसके बाद वो सैम्पलिंग हो रहा था ना। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, जब हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं तो हमें कहीं से भी सैंपल उठा लेते हैं। जैसे ये कन्वेनियंस सैम्पलिंग का मतलब ये है कि कन्वेनियंस मतलब आप जो आपके कन्वेनियंस में हो, अगर आपको एक बोर्ड लगा के कन्वेनियंस हो रहा है तब आप सैम्पलिंग ले रही है, या आप चलते फिरते आपको कोई लोग मिल जा रहे हैं तब आप उनसे ये ले रही है, या आप कहीं एक दुकान पे बैठ गई, जो लोग आ रहे हैं आप उनसे फॉर्म भरवाना शुरू कर दे रही है, तो ये आपका कन्वेनियंस सैम्पलिंग हो गया। ठीक है, मतलब मैम अपनी सुविधा अनुसार हम अपने सैंपलिंग ले सुविधा लिए। के अनुसार जो आपका सुविधा हो रहा है, जहां से आपको सैंपल मिल रहा है आप करते जा रही हैं, उसको कन्वेनियंस सैम्पलिंग बोल रहे हैं। इसीलिए इस सैम्पलिंग का नाम कन्वेनियंस सैम्पलिंग है। मैम तो ये तो लाइक रियल रिसर्चेस के लिए तो वो ही नहीं है, नहीं, वैलिड ही तो नहीं एक होगा। कन्वेनियंस सैम्पलिंग को अच्छा सैम्पलिंग नहीं माना जाता है। ठीक है, कन्वेनियंस सैम्पलिंग को हम अच्छा सैम्पलिंग नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जो है ये कोई एक सिस्टम पे नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी दोनों में क्या बड़ा डिफरेंस है, आप ही के एग्जांपल, आप ही के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बताऊंगी कि इसको प्रोबेबिलिटी और इसको नॉन प्रोबेबिलिटी ये कैसे हो जाता है। ठीक है, तो ये कन्वेनियंस सैम्पलिंग समझ में आ गया कि कन्वेनियंस मतलब जो भी आपका सुविधाजनक आप सैम्पलिंग कर लेती हैं उसको कन्वेनियंस सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक है, मैम वर्ड लिखा हुआ है इजी, अवेलेबिलिटी एंड अप्रोचेबिलिटी। ठीक है, अब है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्यों बोलते हैं इसको? स्नोबॉल सैम्पलिंग इसलिए बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि स्नोबॉल होता है ना, वो जब घुरकता है स्नोबॉल तो क्या होता है, अपने साथ जितना भी होता है वो बर्फ को चिपकाते जाता है अपने ऊपर, यही होता है ना। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग हम इसलिए बोलते हैं कि मान लीजिए कि मुझे कैदियों पे रिसर्च करना है। ठीक है, मुझे कैदियों पे रिसर्च करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं जो कैदी छूट चुके हैं जेल से, मुझे उन पे रिसर्च करना है कि जो पहले कैदी थे और वो जेल से छूट चुके हैं, तो मैं क्या करूंगी, पहले एक कैदी के बारे में पता चलेगा, प्रिजनर जिसको बोलते हैं आप, यही होगा ना। फिर एक क्या करेगा, दूसरे के बारे में बताएगा, फिर दूसरे के पास जाऊंगी, वो तीसरे के बारे में बताएगा, तो उसको क्या क्या बोलते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग। देखिए, थ्रू रेफरर of those participant, new participant are recruited. ठीक है, researcher initially approaches a few target participant, through referral of those participant, new participant are recruited. जब सैंपल साइज छोटा होता है, जब सैंपल छोटा होता है कोई चीज का, हम पॉपुलेशन में ज्यादा नहीं होता है, तो हम कैसे करेंगे, हमें तो रेफरेंस लेना पड़ेगा ना, कि भाई तुम कैदी थे, तुम्हारे साथ कोई और था, तो उसका भी रेफरेंस दे दो। ऐसे ही बात करेंगे ना हम सैंपलिंग के लिए। हाँ जी मैम। ठीक है, तो इसीलिए इसको स्नोबॉल सैम्पलिंग बोलते हैं कि जब भी स्नोबॉल बनता है, जब वो घुरकता है तो क्या होता है, वो अपने साथ जितने भी बर्फ होते हैं वो चिपकाता चला चला जाता है। ठीक है, तो इसको स्नोबॉल सैम्पलिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक जो है दूसरे का रेफर दे रहा है, दूसरे तीसरे का दे रहा है, तीसरा चौथा का दे रहा है, इस तरह करके हमें जो है पार्टिसिपेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, मैम ऑथेंटिक होती है मैम ये प्रोसेस? नहीं, इसीलिए तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी, देखिए Okay. नॉन प्रोबेबिलिटी में जितना भी आएगा वो कोई भी ऑथेंटिक नहीं होता है, कोई भी सैम्पलिंग ऐसी नहीं है कि जो ऑथेंटिक। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई रिसर्चर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करता है तो उसको ऑथेंटिक माना जाता है, क्योंकि एक सिस्टम से पेपर पे वो सैम्पलिंग दिख रहा है कि हाँ 1000 लोग थे, उसका 1000 डेटा है, 1000 डेटा में से हमने 300 लोगों को चुना। ठीक है, लेकिन इन सब में क्या है, कोई रेफरेंस, अब जैसे मान लीजिए HIV ग्रुप कोई पेशेंट है, तो ये बहुत कम है, तो हम एक HIV पेशेंट से मिले, एक ने फिर दूसरे का दिया, फिर दूसरे ने तीसरे का दिया, फिर उससे हमें नया नया पार्टिसिपेंट मिला थ्रू रेफरल, तो यूजफुल टू स्टडी सोशली सेंसिटिव टारगेट ग्रुप। ठीक है मैम जैसे जो हॉस्पिटल में भी तो जैसे ये डिवीजन होता है HIV डिवीजन, तो अगर वहां से भी सैंपलिंग लिया तो नहीं, भी वहां से देखिए, जो भी लोग HIV होते पहले तो हॉस्पिटल आपको डेटा ही नहीं देगी। अगर मान लीजिए आपको मिल भी जाता है, ठीक है, तो आप उनको कैसे अप्रोच कीजिएगा, एक हॉस्पिटल में जो लोग आ रहे हैं वो बहुत जगह से आ रहे हैं ना, पहले तो हॉस्पिटल इन सब की डेटा ही नहीं रिलीज करती, ये सब बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। अगर जी आप मैम। बोलिएगा ना कि आप रिसर्चर है मुझे चाहिए, नहीं देंगे आपको।
क्योंकि ये सब डेटा जो होता है, या आप जेल जाइएगा बोलिएगा जो प्रिजनर है उसका डेटा नहीं देंगे वो आपको, वो उनके लिए कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है ये सारा। ठीक है, तो सेंसिटिव ग्रुप के लिए जो स्टडी करते हैं वो उसमें आएगा क्या? क्या क्या? जो स्पेशली सेंसिटिव ग्रुप होते हैं हाँ जिन हाँ हाँ हाँ, वो बिल्कुल इसमें आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह का डेटा जो है ओपन एक्सेस नहीं होता है, मतलब आप ओपनली किसी को जो है आपको डेटा नहीं मिलता है। आप जैसे मान लीजिए आप किसी जेल में जाते हैं, आप कहते हैं जो छूट चुके हैं उसका डेटा दीजिए, नहीं नहीं देंगे आपको, क्योंकि उनके लिए वो कॉन्फिडेंशियल है। अगर कोई काम कर रहा हो, किसी को आप जानते हो, तब आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आप सोचिए कि ऐसे कोई दे देगा, नहीं देता है डेटा। ठीक है, ओके मैम। तो इसलिए जो है हमें क्या होता है कि एक पेशेंट के पास जाना होता है, फिर उससे दूसरे का लेते हैं। जब हम रेफर करते हैं एक दूसरे को तो उसको स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। आगे बात समझ में? और ये स्नोबॉल और कन्वेनियंस सैंपलिंग ये दोनों नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। ठीक है, मैम अब होता है कोटा सैंपलिंग। अब जैसे आप लोग मेट्रो वगैरह में सफर करते हैं या बस से जाते हैं, उसमें देखिए लेडीज का कोटा बना होता है कि ये लेडीज के लिए सीट है, ये हैंडीकैप के लिए सीट है, उसमें होता है ना कोटा। ठीक है, तो ये कोटा वही है, वही कोटा सैंपलिंग है ये। कि इसमें क्या होता है, रिसर्चर खुद जो है बेस्ड ऑन द डिजायर कंडीशन अ रिसर्चर क्रिएट कोटा of required number of participant for a study. Researcher recruit participant until the needed quota is fulfilled. Quota is the number of people needed for each subgroup. ठीक है, अब क्या है कि इन अ स्टडी ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट अ रिसर्चर 150 स्टूडेंट फ्रॉम अ फर्स्ट ईयर, 100 स्टूडेंट फ्रॉम द सेकेंड ईयर, 150 फ्रॉम द थर्ड ईयर. सैम्पलिंग इज कंटिन्यू टिल द रिक्वायर्ड ऑफ 50,100 and 150 is filled. ठीक है, कोटा का सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि जो भी हम क्या होता है कि रिसर्चर खुद से एक कोटा बना लेता है कि भाई मेरा जो सैंपल है, मान लीजिए अगर मैं पेरेंट्स पे कर रही हूँ तो मैंने एक कोटा बना लिया कि इस स्टेट से 15 पेरेंट्स ले लूंगी, इस स्टेट से 10 पेरेंट्स ले लूंगी, इस स्टेट से 20 पेरेंट्स को ले लूंगी। ठीक है, तो ये मैंने खुद से एक कोटा बना लिया। तो जैसे होता है ना कि ईडब्ल्यूएस का कोटा होता है, ओबीसी का कोटा होता है, तो उसमें होता है ना कि इतना परसेंट सीट ओबीसी के लिए फिल्ड होगा, इतना परसेंट सीट ईडब्ल्यूएस वाले के लिए होगा। तो वही हो गया आपका कोटा। इसमें क्या होता है कि रिसर्चर बनाता है कि अगर कोई नेशनल सर्वे कर रहा है कि इस स्टेट से मैं इतना सैंपल ले लूंगी, इस स्टेट से इतना सैंपल ले लूंगी, इस स्टेट से इतना सैंपल ले लूंगी, और वो कोटा होता है। आया समझ में? मैम स्ट्रेटिफाइड और इसमें क्या अंतर? स्ट्रेटिफाइड में तो हम मतलब उनको ऐसा स्ट्रेटा में डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर भी सेम हो रहा है। नहीं नहीं, देखिए स्ट्रेटिफाइड में क्या हो रहा है कि स्ट्रेटिफाइड में आपको पता है, जैसे मान लीजिए कि कोटा सैंपलिंग हम टीचर पे कर रहे हैं और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग भी हम टीचर पे कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि हम स्ट्राटा बना रहे हैं। ठीक है, मेल फीमेल, योगा नॉन नॉन योगा, इसमें हम स्ट्राटा नहीं बना रहे, इसमें हम बस ये कर रहे हैं कि 29 स्टेट्स है, तो हम जम्मू एंड कश्मीर से 5 ले लिए, बिहार से जो है 10 ले लिए, यूपी से जो है हम 15 ले लिए। मतलब इसमें हम कोटा, मतलब इसमें हम खुद अपना कोटा बना रहे हैं कि इस स्टेट से हम इतना लिए, उसमें हम वो नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आपको डेटा का ही नहीं पता होता है कि टीचर कितने हैं। अगर हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करते हैं तो हमें डेटा पता होता है कि 10,000 टीचर है इंडिया में। ठीक है, 5,000 टीचर गवर्नमेंट टीचर है, 5,000 जो है प्राइवेट टीचर है, ये डेटा आपको मिलता है। तभी तो मैं उस समय आपको बोल दी कि गवर्नमेंट भी इस तरह का जो सर्वे कराती है ना, वो भी 10 साल में एक बार कराती है अगर उसको स्ट्रेटिफाइड करना हो, क्योंकि उसमें वो डेटा लिखा होता है, तब हम काम करते हैं। कोटा में क्या होता है, हम जो सोच रहे हैं वही कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि 10,000 डेटा कलेक्ट करेंगे टीचर का, तो हमें ये नहीं पता है कि टीचर कितने हैं। 10,000 में अब जो अब प्राइवेट आ जाए, जो गवर्नमेंट आ जाए, जो मेल आ जाए, जो फीमेल आ जाए, बस वही है। बस हमको ये पता है कि हमको 10,000 डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन स्ट्राटा में हम स्पेसिफिक स्ट्राटा बना, मतलब हम स्पेसिफिक, हमारे पास नंबर पता है हमको कि पॉपुलेशन कितना है उसका। जितने भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है ना, उसमें हमको पॉपुलेशन पता है, जनसंख्या पता है कि उसका जनसंख्या कितना है। लेकिन जितने भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वो रिसर्चर अपने हिसाब से करते हैं काम। ये डिफरेंस होता है मेन इन लोग में। आ रहा है समझ में?
हेलो, यस मैम। जी समझ में आ रहा है कि मैं फिर से समझाऊं आपको? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक बार कल फिर से मैं आपको बताऊंगी, आपके ही ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मैं बता दूंगी ये चीज कैसे होता है, मतलब कैसे प्रोबेबिलिटी हो रहा है, कैसे नॉन प्रोबेबिलिटी हो रहा है। इसमें हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता है, ठीक है। ये हम अपने हिसाब से देख रहे हैं, बेस्ड ऑन द डिजायर कंडीशन। हमको पता ही नहीं है कि 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है। बेस्ड ऑन द डिजायर कंडीशन, उस हिसाब से हम कोटा बना रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं काम, ठीक है। इसमें हम अपने हिसाब से कर रहे हैं काम, इसमें हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मतलब इसमें कोई हम डेटा का यूज, जो फिक्स डेटा है ना, फिक्स पॉपुलेशन कि उस चीज का पॉपुलेशन कितना है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। यस मैम। पर पसिव सैम्पलिंग होता है जब ये होता है कि जो मीन्स जब पॉपुलेशन रेयर होता है ना, ठीक है, तब हम पर्पसिव सैम्पलिंग, मतलब कुछ पर्पस हो सैम्पलिंग का। जैसे कि टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म मेडिटेशन, ए रिसर्चर डिसाइड टू सेलेक्ट अ फ्यू एक्सपीरियंस योगीज फ्रॉम हिमालय। अब हिमालय पे जाएंगे, कितने योगीज मिलेंगे हमसे? एक पर्पस से कर रहे हैं ना हम कि लॉन्ग टर्म मेडिटेशन का एक योगी पे क्या होता है, एक्सपीरियंस योगी पे जो उन्होंने मेडिटेशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल, मतलब ये एक रेयर पॉपुलेशन जब होता है तो एक पर्पस से करते हैं, मतलब पर्पसिव सैम्पलिंग, मतलब अपने आप में ये वर्ड है, ठीक है, कि जो स्पेशल कुछ पर्पस होता है तो हम जो है पर्पसिव सैम्पलिंग करते हैं। ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में देखिए सबसे बड़ा फर्क क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपको एक्चुअल पता होता है, ठीक है, एक्चुअल पॉपुलेशन पता होता है, एक्चुअल पॉपुलेशन के बारे में पता होता है, ठीक है, तब आप सैम्पलिंग करती हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि आपको एक्चुअल पॉपुलेशन के बारे में ही पता नहीं है। अब मान लीजिए कोई स्नोबॉल सैम्पलिंग कर रहा है, उसको क्या पता कि जेल से कितने कैदी छूटे हैं? उनको कुछ पता है? उनको तो जो रेफरेंस मिलते जा रहा है वो उसके हिसाब से कर रहे हैं। कन्वेनियंस सैम्पलिंग भी उसी तरह है, कोटा सैम्पलिंग भी, कोटा खुद ही रिसर्चर बना रहा है, उसको भी नहीं पता। मतलब इसमें हमें ये नहीं पता होता है कि इसका पॉपुलेशन कितना है, ये बस हम अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन इसमें जो है हमें पता है कि 10,000 टीचर है, 10,000 पेरेंट्स है, उसके बाद फिर हम उसको जो है फिर उसको हम डिवाइड, मतलब इसमें हर चीज हमें पता है, इसका डेटा है हमारे पास, इसका डेटा हमारे पास नहीं होता है। ये फर्क है दोनों में। मैम एक बार पर्पसिव वाला दिखा दीजिए। पर्पसिव, अच्छा दिखा दूं मैं आपको, ये देखिए, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। ये आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, कल आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैं आपको लिटरेचर कंप्लीट कर लूं। मैम एक चीज और, ये पर्पसिव सैम्पलिंग को निशे सैम्पलिंग भी कहते हैं क्या? क्या पर्पसिव सैम्पलिंग को? निशे सैम्पलिंग, जो बहुत निशे मतलब कि बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव में भी सिलेक्टिव। वो मुझे देखना पड़ेगा, मुझे यस नहीं पता इसके बारे में। ये वाला कोई नहीं, इसके अलग अलग नाम है, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम पेपर करेंगे ना रिसर्च का, तो उस समय डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए प्रेयर कौन कराएगा, फटाफट क्लोजिंग प्रेयर कराइए। कोई नहीं कराएगा क्लोजिंग प्रेयर? रोशनी जी जी मैम। चलिए आप करा दीजिए आज क्लोजिंग प्रेयर। जी मैम। कमर गर्दन सब सीधी कर लेंगे, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे नमस्कार मुद्रा में, और मेरे साथ दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद मैम। थैंक यू सभी को। थैंक यू मैम। हरिओम मैम। हरिओम।